जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज। और हम ऑलरेडी 2017, 18, 19, 20, 21 और 22 के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी के। ठीक है, जो इन सारे में जितने भी पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस आए थे मैंने प्रैक्टिस करा दिए। जैसे आपको पता है 2017 से लेकर जब एनटीए आया था स्पेशली, ठीक है, यूजीसी के अंदर ये सारी चीजें आई थी। एनटीए के अंदर एनटीए ने जब ये एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया था, तब से लेकर अभी तक के जितने भी पेपर्स आए हैं, वी विल प्रैक्टिस ऑल दैट यूनिट वाइज। ठीक है, तो आपको डेसिफर करना इजी हो जाएगा। और प्लस जैसे आपकी एक यूनिट प्रिपेयर हो जाती है, जैसे आपने यूनिट 1 अच्छे से पढ़ ली, तो फिर आप मेरे चैनल से उस यूनिट के आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो ऑलरेडी मैं आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जिसको नहीं पता, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन दोनों के यूनिट वाइज पीवाईक्यू मैं करा चुकी हूँ। उसमें 2025 वाला अपडेट नहीं है, क्योंकि वो पुराना वीडियो है, एक दो महीने पुराना वीडियो है। सो उसमें 2025 के नहीं मिलेंगे, पर आपको वो अलग से करा दिए जाएंगे। लेकिन आपको बाकी 2017 से लेकर सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है यूनिट वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस, और उसमें आप देख सकते हो। तो पिछली बार हमने 2022 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम 2023 से लेकर 25 तक कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी से, जो 2023 मार्च शिफ्ट 1 में आया था। अ डेमोक्रेसी इज मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। प्लस यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन देखा और आंसर, चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करना विद एक्सप्लेनेशन, ये भी मैं आपको साथ ही साथ करवा रही हूँ। इसलिए जो वीडियोस होते हैं वो आपके अप्रोक्स 1 आवर के रहते हैं, इसलिए हमें थर्ड पार्ट बनाने की भी जरूरत पड़ गई। वरना मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराती तो पहले 1 घंटे में ही सारा हो जाता एक ही पार्ट में। पर हम क्योंकि डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ना हो, आपको चारों ऑप्शन एनालाइज हो, एक्सप्लेनेशन हो, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। इसका आंसर आप पॉज कर सकते हो वीडियो और सोच सकते हो। तो क्वेश्चन ये कहता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है लेक्चर। हिंदी में चाहे क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपको हिंदी का ट्रांसलेशन बता देती हूँ कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र सिर्फ एक सरकार बनाने का तरीका नहीं है, वो एक एसोसिएटेड लिविंग है। मतलब एसोसिएटेड लिविंग जहाँ पे सब एक एसोसिएशन बना के, संगठन बना के साथ में रहते हैं, मिलजुल कर कॉपरेशन होता है बेसिकली जहाँ पे। तो ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा हमारा बोला था जॉन डेवी ने। ठीक है, तो ये जॉन डेवी आपका राइट आंसर, और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ लिखा हुआ है। प्लस इनकी बुक का नाम भी आपको याद रखना है। ये वाली जो बुक है आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में जब आप हायर एजुकेशन पढ़ते हो, तो उसमें हायर एजुकेशन में आप जॉन डेवी को आपने वहां पे कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनकी बुक है, और इन्होंने इसमें ये वाली जो स्टेटमेंट आई है इस पीवाईक्यू में, ये बोली थी। ठीक है, और ये को ज्वाइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस है। ठीक है, को ज्वाइंट मतलब यहाँ पे आपकी बात हो रही है कॉपरेशन की, कोलैबोरेशन की। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में सबके जो मत हैं, ठीक है, सबका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो लिया जाता है। कम्युनिकेशन यहाँ पे उस सेंस में है। ठीक है, इट इज अ मोड ऑफ लिविंग। अब इसको इन्होंने मोड ऑफ लिविंग क्यों बोला? क्योंकि अगर हमको एक्सप्लेनेशन पता होगा, तो अगली बार से इसके अराउंड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज इन डेमोक्रेसी पीपल वर्क टूगेदर, क्योंकि मोड ऑफ लिविंग इसलिए कई लोग एक साथ काम करते हैं डेमोक्रेसी में, और कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कोई एक प्रॉब्लम है, उसके लिए सब एक साथ मिलके उसको सॉल्व करते हैं, इसलिए ये एसोसिएटेड लिविंग है। और डेमोक्रेसी सिर्फ इंडिविजुअल के डिसीजन पे तो बेस नहीं होता कि आज को मैंने ये एक डिसीजन ले लिया कि ठीक है मैं इसको वोट डालूंगी और इसको वोट नहीं डालूंगी। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कलेक्टिव इंटरेक्शन ऑफ पीपल। जो सबका मत है वो हमारा भी मत होगा, और सब मेजोरिटी का मत बेसिकली माना जाएगा। तो कलेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, ना कि इंडिविजुअल एक्शन। इंडिविजुअल होता तो फिर वो लिबरलिज्म हो जाता, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन वाला जो टर्म था, या आप उसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन बोलो, वो किसने यूज किया था? मल्टीकल्चरलिज्म की थ्योरी में। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म हम यूनिट 1 में आइडियोलॉजीज में पढ़ते हैं, और उसमें मल्टीकल्चरलिज्म ये आपको आता भी होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन वर्ड यूज नहीं किया था, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन वर्ड यूज किया था बेसिकली उन्होंने, ना कि रिस्ट्रिक्शन। तो वो टाइपिंग मिस्टेक थी, तो ब्रैकेट में यहाँ पे सही वाला भी डाल दिया, प्रोटेक्शन है। तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन किसका है? ऑब्वियसली वेलकम लिखा का। आपको पता है वेलकम लिखा जो है फेमस थिंकर है। और इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस का मतलब क्या है, वो भी मैंने लिख दिया है, जो मैं आपको समझा देती हूँ। इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आपको खुद के जो ग्रुप्स हैं,
जैसे आप एक ग्रुप से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी भी ग्रुप से, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंधी हूँ, ठीक है, तो मैं सिंधी ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो कल्चर है वो मेरे कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस मेरे को अपने ऊपर होंगे, ठीक है, जो मेरे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते होंगे मेरी कास्ट में, ठीक है, तो वो मुझे फॉलो करने हैं, उसके लिए मुझे कोई बाहर से आके नहीं रोक रहा, मेरे को अंदर ही अपने खुद के नॉर्म्स फॉलो करने हैं। अगर हमारे कल्चर में ऐसे शादी होती है तो मुझे ऐसे ही शादी करनी है, कहीं दूसरे तरीके से नहीं कर सकती, या फिर चर्च में जाके नहीं कर सकती, तो वैसा। तो ये आपको मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया ताकि आप रिलेट कर सको। वैसे ही मल्टीकल्चरलिज्म में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो ग्रुप के पास राइट होता है against his own member, designed to protect the group from the destabilizing impact of internal dissent. बेसिकली ये जो ग्रुप ए है वो मान लो किसी भी रिलीजन या कल्चर या कास्ट वगैरह से बिलोंग करता है, तो उसके पास ये राइट है कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एथनिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और व्हाट्सोएवर, ठीक है, अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली वो चाहे तो अपने जो मेंबर्स हैं, जो ए ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? नहीं तो क्या होगा, अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा तो उसके अंदर ही, ग्रुप के अंदर ही इतनी लड़ाइयाँ होने हो जाएंगी कि वो ग्रुप जो है एक टाइम पे क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज मतलब वो ग्रुप खत्म हो जाएगा, ऐसे टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि अंदर के लोगों में ही मतभेद हो जाएगा। जैसे कांग्रेस के लोगों के अंदर ही मतभेद हो गया था, कांग्रेस ओ बन गया था और कांग्रेस एम बन गई थी, राइट। सो वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और इसमें एग्जांपल दे रखा है कि जैसे कोई इंडिविजुअल मेंबर है, वो कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस या कस्टम फॉलो नहीं कर रहा उस ग्रुप के, तो उस ग्रुप के पास ये राइट है कि आप अपने मेंबर्स के अगेंस्ट जाके, जो इंडिविजुअल मेंबर आपके ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को नहीं मान रहा, उसको ग्रुप से बाहर निकाल दो, ठीक है, तो वो ग्रुप का हिस्सा नहीं होगा। वो इसलिए उसको बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि वो अंदर रह के बाकियों को भी भड़काएगा और ग्रुप में और ज्यादा अनबन होगी। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मतलब ग्रुप के पास ये राइट है अगेंस्ट द लार्जर सोसाइटी, डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ग्रुप फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स। एक तो हम इंटरनली बचा रहे हैं, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई बाहर का ग्रुप आके हमें इन्फ्लुएंस ना करे, तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन भी होना जरूरी है कि जो हमारे कस्टम्स है, लॉज है, वो कोई यूएसए से कोई आगे, जैसे इंडिया एक ग्रुप है, ठीक है, और यूएसए जो अपना कस्टम और अपने ट्रेडिशंस, अपना रहन सहन, वेस्टर्न आइडियाज वो हम पे थोप रहा है, तो हमें उससे भी प्रोटेक्टेड रहना है। ऐसा आप एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ द लार्जर सोसाइटी, ठीक है, कोई पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा ले लिया बड़े लेवल पे जिससे कि जो छोटा ग्रुप है, जो अपनी एथनिसिटी प्रोटेक्ट कर रहा था, माइनॉरिटी में ग्रुप है, उसको खराबी हो रही है, तो उसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट। अब आपको मैंने ये जो दोनों बताया, दोनों प्रैक्टिसेस बताई, एक्सटर्नल वाली और इंटरनल वाली, विल किमलेका जो है बोलते हैं कि ये वो इन दोनों को ही खिलाफ है। वो कहते हैं कि ये दोनों ही जो प्रैक्टिसेस है, चाहे वो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगा लो या एक्सटर्नल प्रोटेक्शन कर लो, वो मल्टीकल्चरलिज्म की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। कैसे? अब आप सोचो, आप एक ग्रुप का पार्ट हो, अब आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि यार मैंने यहाँ पे इस ग्रुप के अपने कल्चर को नहीं फॉलो किया तो मुझे ग्रुप से बाहर निकाल देंगे या आउटकास्ट कर देंगे, या मेरी कोई बात सुनेगा नहीं, या फिर तो और रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, तो उस चक्कर में मैं क्या करूंगी, कभी भी उस ग्रुप को पालन तो करूंगी और कभी भी उस ग्रुप के आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच ही नहीं पाऊंगी। अगर मुझे खुद का कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करना है, मेरे को खुद का कोई और कल्चर अडॉप्ट करना है, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो वो मल्टीकल्चरलिज्म की तो नींव ये होती है कि बहुत सारे कल्चर एक साथ मिलके रह रहे हैं। लेकिन अगर हम इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो जो एक ए ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल वो पंजाबियों का ग्रुप है, तो वो जो पंजाबी ग्रुप है वो कभी भी बिहारी ग्रुप को या फिर कोई और दूसरा ग्रुप, राजस्थानी ग्रुप को, ठीक है, वो अपने ग्रुप में आने नहीं देगा। जब तक वो अपने ग्रुप में नहीं आने देगा, तब तक वो मल्टीकल्चरलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो नहीं आ पाएगा, राइट। और वैसे ही एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, तो ये जो लाइन मैंने आपको समझाया पंजाबी बिहारी राजस्थानी वाला, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था इंटरनल रिस्ट्रिक्शन अगर हम लगाते हैं तो मल्टीकल्चरलिज्म क्या होगा, फॉलो नहीं हो पाएगा। तो विल किमले का इंटरनल रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ थे इस पर्पस के लिए, प्लस वो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के भी खिलाफ थे। अब एक्सटर्नल प्रोटेक्शन समझने से पहले मैं आपको ये लाइन भी पढ़ देती हूँ, क्या लिखा है कि ये ऑपरेस होंगे, जो के मेंबर्स है, ए ग्रुप के मेंबर, उनको ऑपरेशन फील होगा अपने खुद के मेंबर से ही, क्योंकि वो उनको मिनॉरिटी फील करेंगे कि हो सकता है ये हम सारे पंजाबी है लेकिन किसी कुछ पंजाबियों का मत दूसरे पंजाबियों से अलग हो, ठीक है, तो वो तो माइनॉरिटी में आ गए, चाहे फिर वो थे वो भी पंजाबी, लेकिन उनका जो मत था या उनके जो डिसीजन थे या उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो अलग थी। तो जी इससे क्या होगा, जस्ट बिकॉज वो अलग विचारधारा थोड़ी सी रखते हैं तो उनको उस ग्रुप से आउटकास्ट ना होना पड़े, इसलिए माइनॉरिटी ग्रुप्स को ऑप्रेस किया जाता है इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे। पर्टिकुलरली उनको ऑप्रेस किया जाता है जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस या बिलीव्स नहीं मानते,
ठीक है, जैसे पंजाबी कल्चर में कुछ पुराने कल्चर प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स है कि उनको बोला जाता है कि आपको सबका पालन करना है, आपको सबको गुरुद्वारे जाना है, लंगर बांटना है, वहाँ पे सेवा करनी है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसा ग्रुप आ गया पंजाबी ग्रुप कि वो नहीं चाहता ये सब चीजें करना, लेकिन फिर भी उसे करनी पड़ेगी क्योंकि वो उस ग्रुप का पार्ट है, क्योंकि उस ग्रुप में इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो वो ऑपरेशन फील करेगा, वो एक्सप्लॉइटेड फील करेगा, राइट। और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन पे आ जाते हैं। अब एक्सटर्नल प्रोटेक्शन में क्या है, विल्कम ने कहते हैं ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन भी मल्टीकल्चरलिज्म के खिलाफ है। minority cultures in the name of maintaining their distinct identities, तो minority culture जो है अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के चक्कर में वो किसी और ग्रुप को अंदर ही नहीं आने देते, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस है या इकोनॉमिक डोमिनेंस है वो दूसरे ग्रुप पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपार्थाइड सिस्टम आया था साउथ अफ्रीका में, जैसे ब्लैक्स जो थे वहां पे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो ब्लैक्स ने ब्लैक मूवमेंट चलाया था और ब्लैक्स ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था। अब अगर कोई वाइट है जो उनके प्रति सेंसिटिव भी है कि हाँ भाई ब्लैक्स को भी राइट मिलने चाहिए एंड ऑल, लेकिन फिर भी वो उसका पार्ट नहीं बन पाएंगे और ये जो ब्लैक ग्रुप है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डोमिनेटिंग होता जाएगा, राइट। या फिर आप बोल सकते हो व्हाइट ग्रुप था, ठीक है, वो ब्लैक्स को अपने एक्सटर्नल प्रोटेक्शन रखता था कि ब्लैक्स को अपने ग्रुप में नहीं आने देता था, और धीरे धीरे जो व्हाइट ग्रुप था वो डोमिनेटिंग होता गया, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन अगर होगा कि हम किसी और को अपने ग्रुप में आने ही नहीं दे रहे, तो मल्टीकल्चरलिज्म प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस में इंट्रा ग्रुप रिलेशंस होते हैं, और इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ एक सेकेंड। हाँ, तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, इंट्रा ग्रुप रिलेशन, इंट्रा मतलब विद इन द ग्रुप, और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन को हम इंटर ग्रुप रिलेशन बोलते हैं। तो कभी अगर आपको ये कीवर्ड किसी स्टेटमेंट या असर्शन रीजनिंग या कहीं भी दिखे तो आपको वो सही करना है कि इंटरनल क्या होता है, इंट्रा होता है, और एक्सटर्नल इंटर ग्रुप रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो दो ग्रुप के बीच में अच्छे रिलेशन बनाने में मदद करना, मतलब बेसिकली। तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन को विल किमलिका ने क्या बोला, कलेक्टिव राइट्स, ठीक है। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, बहुत बारी पेपर में पूछा जा चुका है। कलेक्टिव राइट्स जो वर्ड है, ये कलेक्टिव राइट्स की बात कौन करते हैं, तो विल किमलिका करते हैं। इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन को दोनों को मिला के वो कलेक्टिव राइट्स बोलते हैं। अभी बहुत ही कॉमन सेंसिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, पहले तो आप, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही कुछ नहीं, बस आप एक बार पॉज करो, इनमें से एक स्टेटमेंट आपको चूज करनी है और रिज्यूम करके फिर मेरा आंसर सुनना, और क्वेश्चन भी आप खुद ही पढ़ो, ऑप्शन ही आप खुद पढ़ो, क्योंकि पेपर में तो मैं आऊंगी नहीं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने के लिए, राइट। तो आपको वहां पे भी खुद ही पढ़ना है, तो आप इसको एज अ पेपर ही समझो और अपना आंसर सोच के रखो। सो रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं कि वो एग्री कर रहे हैं, पहली बात तो आपको ये पॉजिटिव वर्ड दिख गया कि वो एग्री कर रहे हैं किसके साथ, एनार्किस्ट एजर्शन के साथ। एनार्की जो है, एनार्की जो जो लोग एनार्की में मानते हैं, ठीक है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पढ़ा ही होगी आपने इनकी बुक, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो वो क्यों, और जो एनार्किस्ट होते हैं बेसिकली, जो अराजकतावादी लोग होते हैं, जो अराजकता में मानते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि जो स्टेट है वो नहीं होना चाहिए। एनार्की में मानने का मतलब क्या है कि कोई भी सरकार ना हो, ना कोई स्टेट हो, पहली बात तो ये। और रॉबर्ट नॉजिक इस विचारधारा के साथ एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्री कर रहा है अगर कोई बंदा किसी चीज के साथ, तो क्यों करेगा वो एग्री, आज आप एग्री कर रहे हो कि ठीक है मेरे साथ आप एग्री कर रहे हो कि वैशाली मैम अच्छा पढ़ाती हैं और बुरा पढ़ाती हैं, तो आप एग्री कर रहे हो वो भी किसी चीज के साथ, तो आप मतलब उसमें पॉजिटिव चीजें देखी होगी तभी आप एग्री कर रहे हो। अगर उसमें कुछ नेगेटिव चीज होती तो क्या आप उस चीज से एग्री करते, नहीं करते, तो उसके साथ आप एग्री कर रहे हो। और यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, तो पहले तो एग्री क्यों कर रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, और फिर इनकरेक्ट वाला, और ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ऑड वन आउट, क्योंकि जो स्टेट है वो बहुत इमोरल है, इसलिए अनार्की होनी चाहिए। स्टेट इमोरल है, उसमें एक एथिक्स नहीं है, मोरालिटी नहीं है, इसलिए अनार्की हो तो ज्यादा बेटर है, स्टेट ना ही हो, तो पहला आर्ग्यूमेंट सही। और स्टेट जो है अपनी मोनोपोली मेंटेन करता है, फोर्स का यूज करता है, तो अगर स्टेट नेगेटिव रोल निभा रहा है तो ऑब्वियसली अनार्की हो तो ज्यादा अच्छा है, कि अनार्की होगी स्टेट नहीं होगा तो बेटर है। फिर स्टेट जो है इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट करता है, तो ये भी एक स्टेट के लिए नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए स्टेट ना ही हो तो बेटर है, एनार्की हो, तो ये भी सही हो गया। अब स्टेट जो है वेलफेयर लेकर आता है, ठीक है, स्टेट वेलफेयर लाता है जो कि सही बात है, ठीक है, आज के टाइम पे अगर हम देखें स्टेट वेलफेयर लेकर आता है, लेकिन फिर अब वो एनआरकी के साथ क्यों एग्री करेंगे, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट रॉन्ग, क्योंकि अगर ये पॉइंट से वो एग्री करते कि हाँ रॉबर्ट नॉजिक को लगता कि हाँ स्टेट वेलफेयर लेकर आता है, तो फिर वो एनआरकी में नहीं मानते, वो कहते कि हाँ भाई स्टेट होना चाहिए, बल्कि रॉबर्ट नॉजिक कह रहे हैं कि स्टेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वेलफेयर नहीं लेकर आता, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी और बाकी सब नेगेटिव स्टेटमेंट थी। तो
स्टेट से रिलेटेड नेगेटिव स्टेटमेंट थी। और अगर आपको क्वेश्चन ना भी पढ़ते और आपको अगर ऑड वन आउट करने बोला जाता, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्या पूछा है, बस आपको एक स्टेटमेंट बोली है, बताओ इनकरेक्ट कौन सी होगी, तो बाकी तीन तो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो उसको हटा देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आपको समझ आ गया होगा फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है, इनकरेक्ट पूछा था कि कौन सा आर्ग्यूमेंट इनकरेक्ट है, किन तीन बातों से रॉबर्ट नॉजिक ने एग्री किया था और कौन सा बात से उसने एग्री नहीं किया था। तो ये तीन करेक्ट आर्ग्यूमेंट है और ये इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लस रॉबर्ट नॉजिक जो है न्यू लिबरल थिंकर है, और न्यू लिबरल थिंकर्स क्या बोलते हैं, या लिबर्टेरियनिज्म स्टेट के खिलाफ होता है। आपको याद आया, कल भी पढ़ाया था तीनों टाइप्स के लिबरलिज्म कि क्लासिकल, मॉडर्न और न्यू लिबरल में क्या फर्क होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, याद होगा आई होप सो। तो ये सारी इसमें है, और इसकी बुक अनार्की स्टेट एंड यूथोपिया से ये आया हुआ है, और जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं एक्सप्लेनेशन में। तो ऑब्वियसली रॉबर्ट नॉजिक तो जो थे वो वेलफेयर स्टेट के खिलाफ थे, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में तो मॉडर्न लिबरलिज्म मानता था और ये तो न्यू लिबरल थे, तो वेलफेयर स्टेट के खिलाफ थे। और ये बोलते थे कि स्टेट के पास लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स, स्टेट के पास लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए, एंड दैट जो इंडिविजुअल राइट्स है उनको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि स्टेट को। तो ये इंडिविजुअल राइट्स में मानते हैं लिबरलिज्म, जो क्लासिकल लिबरलिज्म जैसे इंडिविजुअल राइट्स में मानता था, न्यू लिबरलिज्म भी उसमें मानता था, या लिबर्टेरियनिज्म बोल लो। और वेलफेयर स्टेट में वो नहीं मानते, मतलब वो प्रायोरिटी दे रहे हैं इंडिविजुअल राइट्स को ओवर व्हाट, ओवर वेलफेयर स्टेट। और रॉबर्ट नोजिक बोलते हैं कि जो स्टेट है वो सिर्फ तीन कामों के लिए ही बना है। जैसे जॉन लॉक बोलते थे कि स्टेट का क्या काम है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, एलएलपी को प्रोटेक्ट करना। वैसे रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं कि स्टेट के सिर्फ तीन काम है, तीन फंक्शंस है, एक तो हमें वो प्रोटेक्ट करे, दूसरा जस्टिस दे, और तीसरा डिफेंड। डिफेंड करना भी बेसिकली एक प्रोटेक्शन का ही काम हो गया, ठीक है, या डिफेंस मतलब आर्मी वगैरह में वो पैसा लगाए और हमको प्रोटेक्ट करे। तो ये तीन चीजों के लिए स्टेट बनाया जाना चाहिए, बाकी सब काम हम खुद कर लेंगे, तुम हमें सिर्फ प्रोटेक्शन दो, जस्टिस दो और डिफेंस के लिए काम करो बस। प्लस रॉबर्ट नॉजिक की टैक्सेशन पॉलिसी या टैक्सेशन सिस्टम भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि जो, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसका राइट, उसके फ्रूट्स यानी कि उससे होने वाले बेनिफिट्स जो मैंने कमाया है वो मुझे मिलने चाहिए। मैं क्यों सरकार को टैक्स पे करूं, और फिर सरकार को टैक्स पे करूं और फिर सरकार क्या करेगी, मेरा ही पैसा सोशल वेलफेयर में लगाएगी। टैक्स लेती है ना सरकार हमसे कि जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, और फिर उन पैसों से स्टेट जो है वेलफेयर करती है लोगों का। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा कमाया हुआ पैसा है मेरे पास ही रहे, मैं टैक्स भी क्यों भरूं। तो ये इनका टैक्सेशन सिस्टम था। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन से आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं, मतलब सिर्फ आपने एक क्वेश्चन किया और कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो रॉबर्ट नॉजिक के ऊपर हर बार आते हैं वो भी सॉल्व हो रहे हैं। इसलिए जो रॉबर्ट नॉजिक है वो मिनिमल स्टेट की बात करते हैं कि मिनिमल स्टेट हो, न्यू लिबरल है ऑब्वियसली, और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, जस्टिस को मेंटेन करने की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर को प्रमोट नहीं करना चाहिए, रादर लिखा है यहाँ पे, एंड थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। ठीक है, कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज के वो खिलाफ है कि जो है हमने कमाया है दूसरी सरकार क्यों उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हम कोई रॉबिन हुड थोड़ी है कि अपना पैसा पब्लिक में बांट देंगे। अपार्ट फ्रॉम इट आपको 3 प्रिंसिपल और रॉबर्ट नॉजिक के पता होंगे जस्टिस के, जैसे वो बोलते हैं इनिशियल इक्विजिशन राइट्स होते हैं, ठीक है, जो हमने कमाया है पहले। जस्टिस से रिलेटेड इसमें प्रॉपर्टी राइट्स, ये प्रॉपर्टी के से रिलेटेड होते हैं, इसमें इनिशियल इक्विजिशन का राइट होता है। फिर ट्रांसफर राइट्स होते हैं कि आप अपनी मर्जी से जो आपने कमाया, अगर आपने इनिशियली खुद एक्वायर किया है, अपनी मेहनत से एक्वायर किया है, तो वो आपका है। दूसरा, अगर आप अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी को, कोई भी चीज हो सकती है प्रॉपर्टी, उसको ट्रांसफर करना चाहते हो, तो वो भी क्या है, जस्ट है। लेकिन स्टेट कब इंटरफेयर करेगी, तीसरे राइट में, जब आपके जो आपने चीजें अपनाई है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर वो आपने इनजस्ट तरीके से अपनाई है, ये अनजस्ट बोल सकते हो, ठीक है, अनजस्ट तरीके से अपनाई है वो प्रॉपर्टी, तो सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है। किस चीज के लेकर, थर्ड प्रिंसिपल है उनका रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो सरकार उसको रेक्टिफाई कर सकती है कि जो आपने कमाया है क्या वो आपने अपनी मेहनत से कमाया है, या फिर जस्ट तरीके से कमाया है, या फिर इनजस्ट। अगर आपने इनजस्ट तरीके से अपनाया है, तो जो आपके पास पहले दो राइट्स हैं, इनिशियल एक्विजिशन का राइट और ट्रांसफर का राइट, वो आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि इकोलॉजिकल अप्रोच, जो हम डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, कल से हम 2-3 एपिसोड्स जो हो गए हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने बहुत बारी ये चीजें पढ़ ली।
तो अब आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा कि इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला जो टर्म इकोलॉजी है वो ग्रीक रूट से आई है, ये हमने पार्ट 2 में ही किया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लो कितने क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार, 2022 में भी देखे, 2020 में भी, और अगर 2023 में भी वो रिपीट हुआ है। तो यही आपका पीवाईक्यू हेल्प करते हैं कि पैटर्न ड्रॉ करने में। तो ऑब्वियसली ये सही है, हमने कल ही पढ़ा था डीप इकोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया है, इकोस से, जिसका मतलब होता है हैबिटाट एंड या फिर इन्वायरमेंट। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। फिर अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी टर्म दिया था, मैंने आपको बताया था अर्नेस्ट हैकेल ने 2 छक्के मारे थे, तो 1966 में उन्होंने ये टर्म दिया था। 1866 था या 1966 था, देख लेना, 1866 था शायद। फिर एंड्रयू डॉब्सन थे, एंड्रयू डॉब्सन ने इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिज्म के बीच का डिस्टिंक्शन बताया था, डिफरेंस बताया था कि इन्वायरमेंटलिज्म, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ये दो अलग वर्ड कैसे हैं। इकोलॉजी हमारा होता है इकोसिस्टम, लॉजी वर्ड आ गया मतलब स्टडी, किसी चीज की आप स्टडी कर रहे हो, और इन्वायरमेंटलिज्म, इज्म वर्ड आ गया मतलब वो प्रोसेस, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस, ये होती है स्टडी, लॉजी, और ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिस्टिंक्शन था वो एंड्रयू डॉब्सन ने किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, ये सोशोलॉजिस्ट भी थे और इकोलॉजिस्ट भी थे। देन ग्रीन आइडियोलॉजी की जो डिबेट है वो 16 सेंचुरी में आई है, ये वाला ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, या इसका फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ए और डी। तो ए और डी तो बिल्कुल भी वो नहीं सही हो सकते, क्योंकि बी और सी ऑटोमेटिकली सही है, हमें पता है, हमने ये तीन ऑप्शन जो है कल के लेक्चर और उससे पहले लेक्चर में पढ़े ही थे। ठीक है, एंड्रयू डॉब्सन नया है। ठीक है, तो ए बी सी हमारा होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए बी एंड सी। ग्रीन आइडियोलॉजी 16 सेंचुरी तो बहुत पुराना हो गया, बहुत बाद में आई है। सो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ये ऑइकॉस से आया था, ये मैंने बता दिया, ये 1866 में उन्होंने टर्म दी थी, और ये एंड्रयू डॉब्सन ने इनका डिफरेंस बताया है। और ग्रीन आइडियोलॉजी जो 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में आया है, ना कि 16 सेंचुरी। ये 19वीं और 20वीं सदी, 19वीं में भी एकदम लास्ट में, जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाली थी, और 20th सेंचुरी में ग्रीन आइडियोलॉजी वर्ड या डिबेट, नॉट वर्ड, डिबेट, ग्रीन आइडियोलॉजी की डिबेट वहां पे शुरू हो गई थी, जब स्टॉकहोम कन्वेंशन और बाकी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन शुरू हो गई थी, बेसिकली देखा जाए तो। अब आपको बताना है, ये मार्क्सिस्ट थ्योरी से ये क्वेश्चन है, जो मार्क्सिज्म हम आइडियोलॉजी पढ़ते हैं यूनिट 1 में, कि जो सुपर स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली ऑटोनॉमस होता है। ठीक है, ऑटोनॉमस इन द सेंस कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बनाते हैं, हाँ ऐसे, कि वो बेस पे निर्भर नहीं करता, सुपर स्ट्रक्चर की अपनी वैल्यू है, वो ऑटोनॉमी है, वो इंडिपेंडेंट है और बेस से। ठीक है, बेस कौन सा होता है, इकोनॉमिक बेस, जिसमें हमारा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये किसने बोला था, ऑब्वियसली मार्क्स तो नहीं बोलेगा, क्योंकि मार्क्स तो खुद कहता था कि बेस पे ही निर्भर करता है सुपर स्ट्रक्चर, लेकिन ये उसके उल्टा बोल रहे हैं। तो ये होंगे कौन, नियो मार्क्सिस्ट, पहली बात। ठीक है, अब इसका आप ऑप्शंस देख लो, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ, अब आप आंसर से सोच सकते हो वीडियो पॉज करके। बस आपको इतना भी पता है ना इनमें से नियो मार्क्सिस्ट कौन है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। ऑब्वियसली ग्राम्स्की हमारे नियो मार्क्सिस्ट है, और ये हमने पढ़ा भी था कब, 2021 या 22 के क्वेश्चंस में हमने सेम क्वेश्चन रिपीट किया था। तो देखो पुराने क्वेश्चन का जब हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तो उन्हीं एक्सप्लेनेशन से हमारा एक नया क्वेश्चन बन गया 2023 में, राइट। तो हमें ये होता है एक्सप्लेनेशन का फायदा। ग्राम्स्की है, पॉलिनताज है, मैंने आपको बताया, रोजा लक्समबर्ग, लुइस एल्थुजर, कार्ल मार्क्स, हीगल, ये सारे क्लासिकल मार्क्सिस्ट में आते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो बी और सी है, पॉलिनताज भी, और माओ जेडोंग भी न्यू मार्क्सिस्ट है। ठीक है, जो बोलते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर ऑटोनोमस होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ का हमारा 3। तो इससे आपको 3 चीजें याद रखनी है कि ऐसे कौन कौन से थिंकर हैं जो सुपर स्ट्रक्चर को अलग मानते हैं और बेस को अलग मानते हैं, और ये किसकी आइडियोलॉजी है, नियो मार्क्सिस्ट की। ठीक है, तो अब कौन है नियो मार्क्सिस्ट, आपको इन तीनों का नाम हमेशा याद रहना चाहिए, और इसी को ध्यान ना, जब नाम याद रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली इनके आइडियाज, इनकी आइडियोलॉजी भी समझ आने लगेगी कि ऐसा क्यों बोलते थे। तो पॉलिनताज, ग्राम्स्की और माओ जेडोंग। बाकी हम एक्सप्लेनेशन और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट है वो बोलते थे कि बेस पे डिपेंड करता है सुपर स्ट्रक्चर, जो हमारा इकोनॉमिक बेस है उसी पे हमारा एजुकेशन, वेलफेयर, बाकी जितनी भी पॉलिसीज है वो सुपर स्ट्रक्चर में जो आती हैं वो इस पे डिपेंड करेगी। फिर न्यू मार्क्सिस्ट बोलते हैं, जैसे एंटोनियो ग्राम्स्की, निकोस, इसका पूरा नाम निकोस पॉलिनतास, वो सपोर्ट करते हैं रिलेटिव ऑटोनॉमी को सुपर स्ट्रक्चर की इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये भी कैपिटलिज्म में मानते हैं, लेकिन ये ऑटोनॉमस है। लुइस अल्थुजर है, वो उन्होंने सपोर्ट किया नोशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो लियो एल्थुजर है वो इसके खिलाफ है, इसलिए हमने लियो एल्थुजर को रिजेक्ट कर दिया था। ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट है, वो बोलते हैं कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट भी नहीं होंगे, सॉरी माय बैड, ये
ये अलग ही होंगे एक तरीके से। ना ही ये बोल रहे हैं कि ये बेस पे डिपेंड करता है, ना ही ये बोल रहे हैं कि सुपरस्ट्रक्चर अपना इंडिपेंडेंट रोल प्ले करता है, बल्कि ये इन दोनों से भी अलग व्यू पॉइंट रख रहे हैं, ना मार्क्सिस्ट ना नियो मार्क्सिस्ट। लुईस अल्थुसर बोल रहे हैं ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं जी सकता, दो जिस्म और एक जान की तरह है बेसिकली, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बेस है तो सुपरस्ट्रक्चर होगा और सुपरस्ट्रक्चर है तो बेस होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। देन नाउ कमिंग टू द assertion एंड रीजनिंग, जो हमने काफी टाइम बाद देखे हैं और अब तो assertion रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आएंगे भी नहीं, फ्यूचर कांट बी प्रिडिक्टेड। सो पिछले 2 टाइम से तो ये assertion रीजनिंग नहीं आ रहा है। तो इन आवर टाइम हिस्ट्री इज दैट व्हाट ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट्स इनटू मॉन्यूमेंट्स। हमारे जमाने में हिस्ट्री या इतिहास वो होता था जो डॉक्यूमेंट्स को मॉन्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर देता था। जो लिखा हुआ है, लिखे हुए चीजों को हम एक शेप दे देते थे बेसिकली। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज डिस्कवर्स द इंट्रिंसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पहली बात तो आपको पता होगा माइकल फूको के टर्म है। जब हम उनकी बुक्स याद करते हैं, माइकल फूको की बुक याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो कि आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी मेरे, ठीक है। सो उसमें आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या था माइकल फूको के लिए, तो ये माइकल फूको से क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। माइकल फूको को हम किस में पढ़ते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म में पढ़ते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म से हमने ये कनेक्ट किया कि ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि नॉलेज जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो कैसे क्रिएट होती है, और फिर उस नॉलेज को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को वो जो नॉलेज है वो कैसे शेप करती है। कि जो आज हम चीजें समझ रहे हैं किसी भी चीज, पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो वो प्रोड्यूस कैसे हुई, और उसका एक बार हम प्रोडक्शन समझ जाएंगे कि हाँ ये नॉलेज ऐसे आई, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग उससे शेप होती है वर्ल्ड के बारे में। ये होता है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो अब ये जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, ये इंट्रिंसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स को डिस्कवर करने में हेल्प करता है, जो कि सही बात है। एक बार हमें पता चल गया कि नॉलेज का क्रिएशन कैसे हुआ, तो मॉन्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन भी, जो आंतरिक डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो इनबिल्ट है, जो हमें बाहर से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो अंदरूनी, वो मॉन्यूमेंट्स क्यों बनाए गए, किस पर्पस के लिए बनाए गए, उनका क्या महत्व है, ठीक है। तो वो सारा डिस्क्रिप्शन हम नॉलेज के थ्रू समझ पाते हैं। तो ये बात सही है, ये बात भी सही है। और हिस्ट्री जो है, हम डॉक्यूमेंट्स को मॉन्यूमेंट्स में ट्रांसफर करते हैं, फिर नॉलेज की मदद से हम इसको, क्योंकि हम इस उसमें आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की मदद से हम इसको इंट्रिंसिक डिस्क्रिप्शन भी ले पाते हैं। तो ये आ जाएगा आपको बिकॉज लगा के, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले देखते हैं स्टेटमेंट 1, मतलब हमारी असर्शन क्या कहता है कि जो मॉडर्न टाइम्स में, आज के आधुनिक जमाने में जो इतिहास है, वो सिर्फ एक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स नहीं है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ समझा पाऊँ कि हिस्ट्री इज नॉट अ सिंपली रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, कि सिर्फ पुराने जो इवेंट्स हुए, जो घटक घटक या बोल सकते हैं हम, जितने इवेंट्स घटे, ठीक है, तो उसका सिर्फ रिकॉर्ड रखना हिस्ट्री नहीं है। इसमें डॉक्यूमेंट्स को भी कलेक्ट किया करना, या आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करना भी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, कि जितने भी पुराने दस्तावेज थे, आर्टिफैक्ट्स थे, जो चीजें थी, हमने उसको कलेक्ट करके रख लिया और वो हिस्ट्री हो गया, नहीं। बल्कि हिस्ट्री एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इतिहास में जितने भी दस्तावेज थे, आर्टिफैक्ट्स थे, जो चीजें थी, उनको हम लास्टिंग मॉन्यूमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो सोसाइटी की वैल्यूज और बिलीफ्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ताजमहल, ताजमहल का अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में कहीं होता तो हम वहां पे जाके कभी उसको समझ ही नहीं पाते कि उसके पीछे क्या स्टोरी रही थी शाहजहां वगैरह की। तो मॉन्यूमेंट्स जो है हमारी सोसाइटी की वैल्यूज और हमारे बिलीव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेड फोर्ट वगैरह। और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये टर्म माइकल फुको ने दिया था, इसमें कि कैसे हम नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं और कैसे वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है, बदलता है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है वो किससे रिलेटेड है, मॉन्यूमेंट्स का मीनिंग समझना, मॉन्यूमेंट्स का सिग्निफिकेंस समझना, जो मैंने आपको ऑलरेडी चीजें बता दी, उसी को बस मैंने टाइप कर रखा है कि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का मतलब इस सेंटेंस में क्या था। इस सेंटेंस में आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का मतलब था कि मॉन्यूमेंट्स का सिग्निफिकेंस, उसका मीनिंग, क्यों बनाए गए, क्या पर्पस था, और फिर ये जो मॉन्यूमेंट्स है वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे बिलीफ सिस्टम को, सोसाइटी की वैल्यूज को, जो इन्होंने क्रिएट किया है। सो दैट्स एन ए एन आर जो है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, और दोनों सही है कि हिस्ट्री सिर्फ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग enduring monuments जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज और बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड दैट द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कैन हेल्प अस
अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स। तो इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में assertion रीजनिंग में कनेक्शन बन रहा था, इसलिए ये ए ऑप्शन था, राइट। देन कमिंग टू द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन कहता है जो हमारा राइट्स वाला जो टॉपिक है यूनिट वन में, कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स में हम राइट्स पढ़ते हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन है, राइट्स एसेंशियली बिलोंग टू द स्फीयर ऑफ conflicting claims between the individual and state। तो राइट्स जो है वो एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में conflicting claims होते हैं कभी कभी, क्योंकि इंडिविजुअल को हमको राइट्स मिल चुके हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट टू लिव, राइट टू लाइफ। तो स्टेट हमारे ये राइट नहीं छीन सकता, तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ रहा है ना कि स्टेट राइट्स हमें मिल गए, मानव अधिकारों की वजह से स्टेट जो है बहुत सारे काम नहीं कर पाता, क्या पता वो डिक्टेटरशिप करना चाहता हो या लोग उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता, लेकिन क्योंकि मानव अधिकार दे रखे हैं हमने उनको, इसलिए स्टेट इंटरफेयर नहीं कर पाता, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स है बेसिकली। तो ये स्टेटमेंट सही। एनी पॉलिटिकल थ्योरी, पहले इसको हम रब कर लेते हैं एक सेकेंड। तो दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि स्टेट के खिलाफ इंडिविजुअल को राइट्स नहीं मिल सकते, अगेंस्ट द स्टेट इंडिविजुअल जो है राइट्स नहीं ले सकता, तो वो थ्योरी ऑफ राइट्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि थ्योरी ऑफ राइट है तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडिविजुअल को राइट्स दे रहे हो तो वो राइट आप स्टेट के अगेंस्ट दे रहे हो, कि ताकि वो स्टेट जो है उनको आगे चल के एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो यहाँ पे अगेंस्ट आप नेगेटिवली मत सोचो कि हाँ भाई स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं और वैसा नहीं, बल्कि आप स्टेट नहीं आपको वो राइट्स दी हैं ताकि आप आगे चलकर जो स्टेट है वो डिक्टेटर ना बन जाए और आप आपके राइट्स आपके साथ प्रोटेक्टेड रहे। तो अगर कोई थ्योरी ऐसी है जो कहती है कि नहीं इंडिविजुअल को स्टेट के अगेंस्ट कोई राइट नहीं है, वो स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते, या वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर स्टेट है कल को उनको अपनी सरकार बदलनी है तो उनके पास राइट ही नहीं है कि वो सरकार बदल लें या वोट दें, ठीक है, तो ये तो ऐसी कोई थ्योरी ऑफ राइट होगी ही नहीं। अगर कोई थ्योरी ऐसा बोलती है तो हर स्टेट, अगर थ्योरी ऑफ राइट्स होने के लिए कोई थ्योरी ऑफ राइट्स तभी होगी जब आपके पास इंडिविजुअल के पास स्टेट के अगेंस्ट राइट होके। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट ये बोलना चाहती थी कि वन पॉलिटिकल थ्योरी विच होल्ड्स दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट हैव राइट्स अगेंस्ट द स्टेट इज नो थ्योरी ऑफ राइट्स। तो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू दैट बोथ आर ट्रू, और यहाँ पे वही बात सारी लिखी हुई है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको समझा दिया, आप इसको वीडियो पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे मैंने समझा दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स जो है वो कैपेबल हो, इतने कैपेबल हो कि इंडिविजुअल के पास स्टेट के अगेंस्ट राइट हो, लेजिटिमेट क्लेम हो बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये सारे आपके यूनिट वन से आए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से, वैसे तो हैना एरेंट, इसाया बर्लिन, ये इसाया बर्लिन तो पॉलिटिकल थ्योरी बट इसमें डब्ल्यूपीटी में भी हैना एरेंट को पढ़ते हैं, बट अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो आपका किससे है, यूनिट वन से है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर एंड आई विल लेट यू नो द आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर हमारी है हैना एरेंट की। एक एक करके सारी बुक देख लेते हैं सामने सामने। पास्ट एंड फ्यूचर हैना एरेंट, ठीक है। तो हैना एरेंट जो है वो अपना पास्ट भी खुद डिसाइड करेंगे एंड फ्यूचर भी बहुत डिसाइड करेंगी, बहुत बोल्ड लेडी है ये, ठीक है। ये हिटलर के खिलाफ गई थी अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे मान लो ये लेडी बहुत हिटलर के खिलाफ गई थी और इसने बोला था मैं अपना पास्ट और फ्यूचर खुद ही डिसाइड करूंगी, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर दिस बुक। देन विको एंड हर्डर है, इन्होंने 2 स्टडीज दी थी इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, इसाया बर्लिन, सॉरी ये पूरा बुक का नाम है, विको एंड हडर से लेकर ये बुक का नाम है, और ये बुक जो है वो इसाया बर्लिन ने लिखी है विको एंड हडर के ऊपर। तो विको एंड हडर बर्लिन की बुक है, याद रखना। देन द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग माइकल ऑक्सफोर्ड की है, ठीक है। तो जब हम किसी को शॉट करते हैं, बंदूक से किसी को मारते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है ना, वॉइस आती है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और टेरेनी ऑफ मेरिट माइकल सैंडल की है, सैंडल की भी मैंने आपको सारी बुक ट्रिक से याद कराई है, किसी ओपी का भाई आई गेस एंड्रू हेवर्ट में की बुक है, हाँ आईआर की में ही है शायद। तो उसमें आप देख सकते हो कि सैंडल, आपका सैंडल टूट गया था और आपके लिए वो एक टेरेनी हो गई थी, बहुत बुरी बात हो गई थी, यार मेरा सैंडल टूट गया है, मेरे पास मेरिट है पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इसको सैंडल को कैसे ठीक कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके हमने एक स्टोरी याद की थी। देन अरेंज द कंसेप्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, ये रहा, कि आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी सॉवरेनिटी आई, लीगल सॉवरेनिटी आई, पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल, या थ्योरी ऑफ प्लूरल सॉवरेनिटी। पहले तो आपको पता होगा पॉपुलर सॉवरेनिटी किसका वर्ड है, आपके रूसो का।
लीगल सवरैनिटी में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे जॉन ऑस्टिन वगैरह आते हैं। पॉलिटिकल सवरैनिटी में एक थिंकर नहीं है, काफी सारे थिंकर पॉलिटिकल सवरैनिटी के एंड प्लूरल सवरैनिटी के भी हैं। तो इसका अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने आपको इसको याद कराया भी था पिछले एक शायद किसी क्लास में, एलपी, और इसके बाद 3 P थे बेसिकली। तो हमने ऐसे याद किया था कि लीगल सॉवरेनिटी था, फिर पॉलिटिकल था, क्योंकि जो लीगल चीजें होंगी, लॉ से रिलेटेड चीजें होंगी, वो क्या होंगी, पॉलिटिकल। तो लीगल, पॉलिटिकल। फिर पॉपुलर कौन है, पॉपुलर प्लूरल है। ऐसे करके कुछ किया था कि जो पॉपुलर लोग हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब प्लूरल है। ठीक है, तो पहले पॉपुलर आएगा फिर प्लूरल आएगा। तो इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है वो ACBD होना चाहिए। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख लेते हैं। ACBD इसमें है, ये रहा थर्ड। ठीक है, सो लीगल सॉवरेनिटी में आपके आते हैं जीन ऑस्टिन और जीन बॉर्डिन, जॉन ऑस्टिन, सॉरी, जॉन ऑस्टिन और जीन बॉर्डिन। एंड जीन बॉर्डिन जो है वो अपनी बुक भी, या बहुत एक्सटेंसिव काम उन्होंने लीगल सॉवरेनिटी पे किया है। उनकी बुक का नाम है 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ, जो कि पब्लिश हुई थी 1576 में। 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ, ये वाली बुक भी आपके PYQ में पूछी गई है। तो 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ याद रखना। किसकी बुक है, जीन बॉर्डिन की बुक है। देन जॉन ऑस्टिन जो है वो भी लीगल फिलोसोफर है, लीगल सॉवरेनिटी की बात करते हैं एंड ये भी इस पे काम करते हैं। और इनकी बुक का नाम है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, अगेन अ PYQ, वेरी पॉपुलर PYQ, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि जो जूरी होंगे, लीगलिटी से रिलेटेड होंगे, लीगल काम करेंगे। तो वैसा आप याद कर सकते हो अगर आपको ये दोनों नाम याद है, बॉर्डिन और ऑस्टिन। बॉर्डिन, ऑस्टिन, दोनों में इन एन आ रहा है, तो बॉर्डिन और ऑस्टिन। तो इन वाले जो लोग हैं वो लॉ में काम कर रहे हैं, इन लॉ। देखो इन लॉ बन गया ना, इन लॉ, तो हमारे इन लॉस, तो इन वाले लोग लॉ में काम कर रहे हैं। और लॉ मतलब क्या, लीगल से रिलेटेड वैसा। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ग्लोरियस रेवोल्यूशन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो कि ब्रिटेन में आया था, और वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यानी कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात करता है ओवर मोनार्क, कि मोनार्क ना हो, इसकी जगह पार्लियामेंट रूल करे। ये होता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का दूसरा नाम क्या है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। तो ये कब आई थी, 1688 में। और हमने यहाँ पे देखा ये 1832, 1576 एंड 1576 से ये शुरू हो गया था। ऑल्दो ये जो बुक 1832 में आई थी जीन ऑस्टिन की, लेकिन अगर हम देखें तो लीगल सॉवरेनिटी जो है 1576 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो पहले 15 आया, फिर पॉलिटिकल में 16 वाला, 16 या 17वीं शताब्दी आप बोल सकते हो, फिर यहाँ पे 17, तो 15 आया लीगल, 16 वाले में आएगा हमारा पॉलिटिकल, 17 1762 पॉपुलर सॉवरेनिटी रूसो लेकर आते हैं। और अपनी बुक उनका सबका बहुत फेमस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते भी हैं। और प्लूरल सॉवरेनिटी ऑटो वॉन ग्रीक, इनका नाम आपको याद रखना है, ऑटो वन का। ठीक है, ये ऑटो चलाते थे, बहुत सारे ऑटो चलाते थे। प्लूरल मतलब होता है एक सिंगुलर एक प्लूरल, वैसा आप याद कर सकते हो। प्लूरल मतलब होता है वैसे यहाँ पे ग्रुप, ठीक है, जो पूरे ग्रुप की बात माने, लेकिन यहाँ पे प्लूरल मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे ऑटो चलाते थे। ये जर्मन फिलोसफर थे, पॉलिटिकल थ्योरीज थे। दैश डूस गिन्सोफास्ट्रेस्ट, ये इनकी पहला वर्क है जो उन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी पे लिखा था। जर्मन बुक है बेसिकली, और ये 1868 में पब्लिश हुई थी। तो ये 18, 15, 16, 17, 18, 15 में कौन आया, लीगल, 16 में पॉलिटिकल, फिर ये पॉपुलर, और फिर प्लूरल। ठीक है, PL PO, और ये PO पॉलिटिकल, पॉल पॉल PO PL, ऐसे करके याद कर सकते हो कुछ। यहाँ पे पॉप लिख सकते हो, पॉलिटिकल पॉल, पॉप, और प्लूरल से ये प्लू। तो ये हो गया 18 में। तो आपको ये बहुत ट्रिकी सा वर्ड है वैसे तो, बस गेनो शाफ्ट भी याद रख लो या शाफ्ट भी याद रख लो। तो ये शाफ्ट किसका होता है, ऑटो वन का, ऑटो का शाफ्ट। देन आपको ये बुक्स जो है क्रोनोलॉजी में लगानी है विद अकॉर्डिंग टूवर्ड्स पब्लिकेशन। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पहले अगर आपको बुक नहीं पता है कि बुक लिखी किसने है, पहले ये बताओ। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, फूको ने। ह्यूमन कंडीशन, हैना एरेंट। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, जिसने कॉम्प्लेक्स जस्टिस के बारे में बताया, गेयॉन वॉल्जर। ठीक है, माइकल वॉल्जर। आफ्टर वर्च्यू किसकी बुक है, जो मैंने आपको बताया था ऐसे करके, एक वर्ड बताया था ऐसे, कौन है ये, मैकलिंटायर, है ना, मैकलिंटायर। शायद इनकी स्पेलिंग गलत है पर यही है, आफ्टर वर्च्यू। तो अब आपको ये देखना है कि फूको पहले आया, हैना एरेंट पहले आई थी, वॉल्जर पहले आया था, या मैकलिंटायर पहले आया था, उस हिसाब से आपको ये अरेंज करना था। तो सीधा हम एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पुराने जो हैं इसमें वो है हैना, हमारी हैना एरेंट, 1958 की ये बुक है ह्यूमन कंडीशन।
1969 में बहुत क्लोज्ड आंसर्स है, वैसे बहुत पास पास ही हैं इनके वो भी, तो मुश्किल था इस क्वेश्चन को बहुत क्रैक करना, बट कोई नहीं। अब हमें याद रखना है कि हैना अरेंट आई है, फिर माइकल फुको का, पहले हमें ये पता होगा ना, इससे दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक तो बुक्स एंड ऑथर वाले, दूसरे क्रोनोलॉजी वाले। फिर मैकलिंटायर का आफ्रेंट वर्च्यू, माइकल वॉल्जर का स्पिरिट्स ऑफ जस्टिस। तो इसको ऐसे क्रोनोलॉजी याद कर लेना थोड़ा बहुत, कि हैना अरेंट पहले आई थी, कि माइकल फुको आया था, फिर टायर पहले आया था, फिर वॉल्जर, टायर का वॉल्जर, ई आ रहा है दोनों में, इसमें आर ई पहले आ रहा है, इसमें ई आर बाद में आ रहा है। बस ऐसे करके थोड़ा बहुत, वैसे सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत हम इसको याद कर सकते हैं। एंड द करेक्ट, अब आ गए हम 2023 के मार्च के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। शिफ्ट 1 के खत्म हो गए, अप्रोक्स आधे घंटे से भी हमें ज्यादा लग गया क्वेश्चन खत्म करने में, कोई नहीं, पर हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा एटलीस्ट। ये जो 6 7 8 क्वेश्चन आई गए हमने पढ़े, लेकिन वो 7 8 क्वेश्चन से हमारे कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखा। फिर राइट्स आर व्हाट वी मे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड अदर्स फ्रॉम अस। राइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां से ये क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, किसने बोला था, अभी आपको आंसर भी दिख गया था गलती से, कि मतलब हमारे अधिकार वो हैं जिसकी आशा हम दूसरों से करते हैं और दूसरे हमसे, कि हमको ये दूसरे हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करें और दूसरे हमसे ये आशा करते हैं कि हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। तो ये हॉब हाउस ने बोला था। तो हमारे आपके हाउस जो आपका जो घर है वहाँ पे लोग आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ऐसा आप याद कर लो, ठीक है। आपको आपके घर में बहुत सारे अच्छे अच्छे राइट्स मिलते हैं। तो एल टी हॉब हाउस है, इनका पूरा नाम एल टी हॉब हाउस बोलते हैं, और वैसे इसका फुल फॉर्म बहुत ही कम आता है, लियोनार्ड ट्रिलोनी हॉब हाउस, वैसे हम इनको एल टी हॉब हाउस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इन्होंने ये चीज बोली थी कि जो हमारे अधिकार है वो तभी अधिकार बनेंगे जब वो दूसरे लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको समझेंगे। अगर आपको मान लो आज के टाइम पे मैं राइट्स दे दूं कि आपके पास फ्रीडम स्पीच है, लेकिन आपको वो राइट्स एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे, दूसरे जो लोग हैं आपके उस राइट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे कि हाँ आपके पास राइट्स भी हैं, आपको राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी वो समझ ही नहीं रहे, तो फिर वो राइट्स का क्या मतलब, ठीक है। अधिकार तो तभी होंगे ना जब दूसरे भी उसको समझे, उसको रिकॉग्नाइज करें। प्लस आप ये भी याद रखना कि जो एल टी ऑफ हाउस है वो पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर है, और ये मॉडर्न लिबरलिज्म में आएंगे। प्लस ये जेन्युइन राइट्स एक टर्म अगर आप कभी आए अगली बार से किसी स्टेटमेंट में, तो याद रख लेना कि जेन्युइन राइट्स सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, और ये टर्म कहीं ना कहीं एल टी हॉप हाउस से रिलेटेड है, और बाकी वही सारी बातें लिखी हुई हैं। देन ओके, चलो आपको आंसर दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे। जस्टिस जो है फर्स्ट वर्च्यू है सोशल इंस्टीट्यूशन का, किसने बोला था, जॉन रॉल्स ने बोला था कि जस्टिस जो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला प्रिंसिपल या वर्च्यू होता है किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर सामाजिक संस्थान का, हिंदी में सामाजिक संस्था। तो इट्स इसको ये अमेरिकन फिलोसफी वगैरह है, वो कौन सी बुक में दिया था, थ्योरी ऑफ जस्टिस। बहुत बार ये ईयर पूछा जाता है, 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी जॉन रॉल्स ने, जिसमें उन्होंने जस्टिस को पहला वर्च्यू बताया। और किसने जस्टिस को फोर्थ वर्च्यू बोला है, सो यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिन्होंने वो अपना बताया था कि फिलोसफर किंग थे, किस कहानी जिन्होंने दी थी। ओ शिट, मैंने तो लिख ही दिया गलती से, फिलोसफर किंग लिख रही थी, प्लेटो लिख दिया। तो जस्टिस जो है प्लेटो के लिए फोर्थ वर्च्यू है, जिसमें वो पहला तो आपको मैंने बताया था कि एक सिल्वर गोल्ड कॉपर ऐसे बात करते हैं कि फिलोसफर किंग में विजडम होना चाहिए, तो वो गोल्ड होता है, फिर उसके बाद करेज आता है सिल्वर में, फिर आर्टिशन क्लास आती है, मॉडरेशन और इसकी, फिर लास्ट में जस्टिस, जिसमें जस्टिस के थ्रू ही वो उनका एजुकेशन सिस्टम का पूरा रोल आता है। तो वो हम WPT जब करेंगे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसमें आपको मिलेगा भी। तो अभी के लिए याद रखो, फर्स्ट जस्टिस पहला वर्च्यू रॉल्स के लिए और आखिरी वर्च्यू प्लेटो के लिए है। अब आपको बताना है ये जो बुक है अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी, इसके ऑथर कौन है इन चारों में से। तो द करेक्ट आंसर इज थियोडोर अडर्नो। थियोडोर अडर्नो ने अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी एक बुक लिखी थी ये रही, एंड ये बुक जो थी उसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के बारे में लिखा था कि कैसे कैसे जो अथॉरिटेरियनिज्म था वो कैसे कैसे डेवलप हुआ। और फिर इस बुक को काफ़ी सारे रिसर्चर जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले बुक ये जो पब्लिश हुई थी 1950 में पब्लिश हुई थी। और ये जो थियोडोर अडर्नो थे ये भी फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिसको हम क्रिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं, क्रिटिकल थ्योरिस्ट बोलते हैं, उन वो थे ये। और इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये बुक लिखी थी। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था जानना, पर ऐसे ही डाल दिया। और जिसके इसमें कौन कौन आएंगे, अगर जैसे इस बार थियोडोर अडर्नो पूछ लिया, तो हो सकता है कि अगली बार किसी और ऑथर का नाम दे दे। तो एल्स फ्रेंकेल, ब्रुंसविक, डैनियल लेविंसन, नेविट स्टैनफोर्ड, इन चारों पांचों ने बुक लिखी थी, बल्कि लेकिन जो मेन ऑथर थे वो अडोर्नो ही थे, तो आपको अडोर्नो याद रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पोस्ट मॉडर्निज्म।
कैसे? आपको पता है लियोटार्ड जो है पोस्ट मॉडर्निज्म में पढ़ते हैं, इनकी बुक फेमस बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन बहुत बारी पढ़ी होगी, और इनसे रिलेटेड एक फेमस फ्रेज इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नरेटिव, ठीक है, बहुत बारी पढ़ा दिया मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में ये चीज। अब आपको यहीं से कुछ यूनिक पूछा गया है, यूनिट 1 का ही ये टॉपिक है कि ये जो लियोटार्ड है इन्होंने अपने कंसेप्ट्स के से रिलेटेड पूछा गया कि लियोटार्ड ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए थे। अब ये बुक सबको पता होता है, ये फ्रेज सबको पता होता है, लेकिन ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती हैं। तो मैं आपको फोर्थ ऑप्शन भी दिखा देती हूँ, ये रहा। तो लियोटार्ड का इनमें से कौन सा है? यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक द आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन नंबर इज ऑप्शन नंबर 2, A, B and D। लैंग्वेज गेम्स उन्होंने दिया था, रिपोर्ट ऑन नॉलेज एंड कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। कम्युनिकेशनल रेशनैलिटी जैसा या कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी कुछ नहीं था, वो उसकी जगह था कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी, इसलिए यहाँ पे 2 वर्ड एक जैसे दे दिए कंफ्यूज करने के लिए। सो A, B and D इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बल्कि जो लैंग्वेज गेम्स की बात उन्होंने अपनी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो बुक थी उसी में की थी। इवन द रिपोर्ट ऑन नॉलेज भी शायद इसी का ही है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन और रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये शायद पूरी बुक का ही नाम आई गेस। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो ये जो लैंग्वेज गेम्स टर्म है या जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किसने किया है? वो लुडविग विटिंगस्टन ने इंट्रोड्यूस किया। जैसे अब इस बार एक कीवर्ड आ गया, ए ऑप्शन में हमसे क्या लिख लिया? लैंग्वेज गेम्स। अब हमें बस ये पूछा गया लियोटार्ड का, तो हमने ये रट लिया कि लैंग्वेज गेम्स लियोटार्ड का है, जो कि इन्होंने अपने जो बुक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन और रिपोर्ट ऑन नॉलेज जो मैंने आपको बताया, ये जो सेकंड ऑप्शन था बी ऑप्शन रिपोर्ट ऑन नॉलेज, वो इनकी बुक का ही आधा जो सब थीम थी बेसिकली, ठीक है। तो वहां से ही पूछ लिया। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन हर कोई पढ़ता है, मैंने आपको बोला सब थीम से भी आ जाता है। जो जिसने पूरा बुक का नाम पढ़ा होगा ये वो बी वाला तो करेक्ट कर लेता कि हाँ बी ऑप्शन पक्का होगा, फिर वो 2 और 4 में से कोई मार के आता, राइट। तो अब ये तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया, बाकी लैंग्वेज गेम्स तो हमको पूरा पढ़ना है। तो लैंग्वेज गेम्स लुडविग विटिंगस्टन ने अपनी बुक फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में ये कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। इसमें यूज फिर इसका यूज लियोटार्ड ने भी अपनी बुक में किया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज लियोटार्ड ने अपनी बुक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में किया, लेकिन पहली बार लुडविग ने ये टर्म दिया था फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन बुक में। और ये कंसेप्ट का मतलब क्या है कि ऐसा आइडिया कि जो लैंग्वेज है वो फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है, उसका कोई सेट मतलब एक रूल नहीं होता, फिक्स्ड रूल नहीं होता किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है। अब लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मराठी ये लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज मतलब टेक्स्ट की लैंग्वेज। ये टेक्स्ट बोलना क्या चाहता है, लिखा कुछ और है, हम समझ कुछ और रहे हैं। और कभी कभी जो लैंग्वेज ऐसी होती है टेक्स्ट की कि वो डायरेक्टली नहीं लिखा होता। तभी तो मैंने आपको बताया जो जैक्वस डेरिडा भी बोलती थी कि अगर हमें समझना है तो हमें उसकी लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश को समझना है, हमें ये समझना है कि वो ऑथर एक्चुअली में बोलना क्या चाहता है। क्या जो उसने लिखा है वो ही बोलना चाहता था, या कि उसके इंटेंशन कुछ और थी ये लिखने की। कभी कभी हम मेटाफॉरिकली भी लिखते हैं छुपा। जैसे मैकियावेली जो था, मैकियावेली को पढ़ के आपको लगेगा कि वो प्रिंस की बहुत तारीफ कर रहा है, जो वहाँ का गवर्नमेंट है बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि उसने ये व्यंग्य में लिखा है, ताना मारते हैं ना, तो वैसे लिखा है। अब आपको कोई ताना मार रहा है और तारीफ कर रहा है तो वो आपकी लिटरल तारीफ नहीं कर रहा है, वो ताना मार रहा है, राइट। तो वैसा होता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का कोई फिक्स्ड रूल तो नहीं होता, और बल्कि जो लैंग्वेज होती है वो डायनेमिक होती है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है। और वो लैंग्वेज जो है हमारे सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से चेंज होती है, शेप होती है। मतलब अगर हमें कोई भी लैंग्वेज को समझना है, टेक्स्ट की लैंग्वेज को, कि वो किस सेंस में लिखी गई थी, तो उसका सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब था लैंग्वेज गेम्स का मतलब। ये देखो लैंग्वेज कितना ट्रिकी है, ये भी एक गेम की तरह है जो आप इवॉल्विंग है, डायनेमिक है, उसका कोई फिक्स्ड, इस गेम को खेलने का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि हाँ आपको ये गेम ऐसे ही खेलनी है। कौन सी गेम? लैंग्वेज गेम। क्योंकि आप कुछ लिख रहे हो एज अ रिसर्चर पीएचडी स्कॉलर, तो आपको ऐसे ही लिखना है। आप उसको घुमा फिरा के, जैसे बोलते हैं ना कि एक ही बात को आप 10 तरीके से बोल सकते हो, तो वो आपका लैंग्वेज गेम हो गया बेसिकली। बस इतना ही समझ जाओ आप। और इसकी बुक में ये इन्होंने आइडिया यूज किया था लैंग्वेज गेम्स का। तो लियोटार्ड के अकॉर्डिंग लैंग्वेज गेम क्या है, उसमें जो उन्होंने बोला कि जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है वो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज गेम से करेक्टराइज है। मतलब उसका जो फीचर है वो लैंग्वेज गेम है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन का, जहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स जो है उनके अलग अलग बिलीव्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग वैल्यूज होती हैं, और ये अलग अलग ग्रुप्स और के जो बिलीव्स और वैल्यूज हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, कहाँ पे? पब्लिक स्फीयर में। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये आर्ग्यू किया, किसने? लियोटार्ड ने, कि कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं होता सच को पता लगाने का, नॉलेज की वैलिडिटी को पता लगाने का, और डिफरेंट लैंग्वेज जो गेम्स है उनके डिफरेंट क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स होते हैं। वही सारी बातें इन्होंने अपने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में बोली।
फिर कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी कोई उन्होंने टर्म नहीं दिया था, ना कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पे अब कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, तो लॉटार्ट बोलते हैं कि जो कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देर इज नो न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड। ये एकदम बस टर्म डिफरेंट है, आप ऐसा बोल लो, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। कि कोई भी जब आपसे कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो क्या वो न्यूट्रल होके करेगा, क्या हमेशा वो फैक्ट्स पे बात करेगा, ऑब्जेक्टिवली करेगा, क्या उसने जो बोल दिया, जो आपको कम्युनिकेट कर दिया, वो क्या पत्थर की लकीर हो गई कि अब इसको कोई बदल नहीं सकता? ऐसा तो है नहीं। ऑब्जेक्टिव होता है कि जो है वो बदलेगा नहीं, न्यूट्रल है। तो कभी भी आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो पत्थर की लकीर टाइप्स नहीं होता कि वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। और हमेशा जो कम्युनिकेशन है वो आपके सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है। हो सकता है जो आपने एक चीज देखी वो कोई दूसरा उसको किसी और एंगल से देख रहा हो, जैसे 6 और 9 का एग्जांपल दिया जाता है कि मेरे लिए 6 है, पर कोई जो यहाँ से देखेगा तो उसके लिए ये 9 है, राइट, या उसके लिए 6 है, वटेवर, वैसे आपको समझ आ गया होगा। तो ये सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपका क्या कल्चर है, आपकी सोसाइटी में पले बड़े हो तो वैसे ही आपका नजरिया हो जाता है और वैसे ही आप कम्युनिकेशन रखते हो। और उसका जो मीनिंग है कम्युनिकेशन का वो सामने वाले पे भी निर्भर करता है। जैसे आपने 6 को बोला कि 6 ऐसे बनाते हैं और सामने वाले ने कुछ और सीखा हुआ है, तो वो इंटरप्रेट उसको कुछ और तरीके से कर सकता है। एक तो आपने खुद ही गलत देखा, सामने वाले को गलत बताया, फिर उसने तीसरा कुछ और देखा। जैसे आजकल एक गेम खेली जाती है कि मैंने इसके कान में कुछ बोला, फिर जब तक वो आखिरी बंदे के कान तक पहुंचती है वो बात, वो कुछ और ही बन चुकी होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि डायरेक्ट बोलो, ना कि किसी से वाया वाया करके पूछवाओ। तो ये भी कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें पावर, आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी विचारधारा क्या है, आपका हिस्ट्री कैसा रह चुका है, आपका सोसाइटियल कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका कल्चर कैसा रह चुका है, आपकी आइडियोलॉजी, पावर कंडीशन क्या है। तो सबके लिए कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो। अब बात करते हैं कि सीबी मैकपियर्सन। आई होप मैं आपने ये वीडियो मेरा देख लिया होगा, सबसे पहला वीडियो है मेरा। जब आप ओल्डेस्ट में जाओगे, जब किसी भी चैनल के ओल्डेस्ट वीडियो में जाते हैं, तो पहला डेमो वीडियो मेरा इसी पे था और मैंने बहुत अच्छे से सीबी मैकपियर्सन के सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ याद कराए थे। तो अगर आपने वो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें पूछा है नॉट, तो कौन से उन्होंने नहीं बताए थे। और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, राइट। तो इसका मतलब कोई एक ही चीज ऐसी होगी जो सीबी मैकपियर्सन ने बताई होगी और बाकी 3 उनके कहीं भी उन्होंने यूज नहीं किया, बस ये ऐसी 3 चीजें एक्स्ट्रा डाल रखी हैं उल्लू बनाने के लिए। तो अगर आपको पता है कि सीबी मैकपियर्सन हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, फुल पोटेंशियल को अचीव करने की बात करते हैं, तो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी सीबी मैकपियर्सन का एक कोर आइडिया है, ठीक है। तो आप ए को तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, और ए इन तीनों में आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी सी डी, एसोसिएटिव कैपेसिटी, एक्सट्रैक्टिव, कल्चरल। ये कुछ सीबी मैकपियर्सन ने अपनी थ्योरी में कभी यूज नहीं किया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। अब जिससे सीबी मैकपियर्सन पढ़ा है आपको लग रहा होगा कि मैम एक्सट्रैक्टिव उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था तो आपने सी क्यों हटाया। उन्होंने एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी नहीं, एक्सट्रैक्टिव पावर यूज किया था अपने क्रिएटिव फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट में। जो मैंने आपको क्रिएटिव फ्रीडम, हमारा क्रिएटिव बच्चा, मैंने आपको बताया था कि सी से क्रिएटिव, बी से बच्चा, तो क्रिएटिव बच्चा है ये, और ये क्रिएटिव फ्रीडम की बात करता है। ये डेवलपमेंटल का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना, डेवलप करना अपने फुल पोटेंशियल को एक डेमोक्रेसी में, वो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी होती है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि अपनी खुद की कैपेबिलिटीज को डेवलप करो, इस तरीके से डेवलप करो कि आपको दूसरों को एक्सप्लॉइट ना करना पड़े, आपको खुद की कैपेबिलिटीज को इनहांस करना है बिना दूसरों को एक्सप्लॉइट करे। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का प्राइमरी गोल है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जो इकोनॉमिकली भी जस्ट हो और सोशली भी जस्ट हो। और सीबी मैकपियर्सन अपने क्रिएटिव फ्रीडम के कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंटल पावर और एक्सट्रैक्टिव पावर का 2 टाइप ऑफ पावर बताते हैं, ठीक है। फिर सिंपल टर्म्स में डेवलपमेंटल पावर वो होती है कि आप दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, पॉजिटिव है कि आप अपनी कैपेसिटी खुद बढ़ा रहे हो। कुछ लोग होते हैं दूसरों का पैर खींच के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो वो जो दूसरों के पैर खींच के अपना रास्ता बना रहे हैं ना, उनको नीचा दिखा रहे हैं और खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके सर पे पैर रख के, तो वो एक्सट्रैक्टिव पावर का एग्जाम्पल है। और डेवलपमेंटल पावर क्या है कि आपने खुद की अपनी मेहनत से रास्ता बनाया और उस ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो वो क्या है, पॉजिटिव। अब समझ आ गया, एक्सट्रैक्ट करना मतलब किसी की पावर को एक्सट्रैक्ट कर लेना, छीन लेना। तो एक्सट्रैक्टिव जो है वो नेगेटिव है और डेवलपमेंटल जो है वो पॉजिटिव है। और डेवलपमेंटल का मतलब मैंने आपको समझा दिया, हमारा खुद पूरा पोटेंशियल अचीव करना, हमारे सेल्फ गोल्स को अचीव करना। और एक्सट्रैक्टिव पावर का मतलब है कि दूसरों का पोटेंशियल का इस्तेमाल करके अपने खुद के एंड्स को अचीव करना।
फिर इसलिए वो बोलते हैं कि जो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी है उसमें हमें डेवलपमेंटल को यूज करना चाहिए और नॉन एक्सट्रैक्टिव पावर को यूज करना चाहिए, ना कि एक्सट्रैक्टिव को। अगर हमें अपना पोटेंशियल अचीव करना है तो हमें दूसरों को एक्सप्लॉइट ना करें, अपनी खुद के एंड्स पे फोकस करो, ना कि दूसरों से जेलसी खाओ। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा ज्ञान वाली बातें भी हो गई, जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स करते हैं ना, तो मैंने आपको सीवी मैकफियरसन ने ये कितनी अच्छी बातें बोली हैं, तो आपको सिर्फ ये थ्योरी में नहीं रखना, आपको उसको अपनी प्रैक्टिस में भी इम्प्लीमेंट करना है। जो भी मैंने अभी जितनी बातें अभी इस 2 मिनट में सिखाई, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आपको क्यों प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना चाहिए। दूसरों से जेलसी मत रखो, अपना पोटेंशियल, अपने गोल्स को ध्यान में रखो ना। आप दूसरों पे क्यों देखते हो कि भाई इसने ऐसा कर लिया, चलो इसको इसका सहारा लेके मैं भी आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी ज्ञान की बातें अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। अब 2023 में हमें पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला था, एथिक्स ऑफ केयर। इसके बाद ये बहुत बार रिपीट भी हुआ, कम से कम 2-3 बार इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो एथिक्स ऑफ केयर का जो कॉन्सेप्ट था वो कैरॉल गिलिगन ने दिया था, ये याद रखना है। प्लस ये एक मोरल अप्रोच है जो कि जस्टिस के एकदम कॉन्ट्रास्ट में होता है, ये असर्शन है। देन मेन जो मेन है, जनरल सीम्स टू इम्प्लाई देयर रीजंस टू जस्टिफाई प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस क्या होते हैं, हमारे जो ऐसे गणनाएं होती है, बेसिकली इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि आप किसी के बारे में कोई भी पहले से अज्यूम कर लेते हो, पूर्व धारणाएं बोल सकते हो आप, कि पहले से किसी के बारे में धारणाएं बना लेना। तो जो मेन होते हैं अपने एक पहले से ही अपने दिमाग में धारणाएं बना लेते हैं कि हाँ जो वुमेन है वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो रोती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो अपने रीजंस को अप्लाई करते हैं, लॉजिकली किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो कैरॉल गिलिगन ने बोला था। और एथिक्स ऑफ केयर का जो अप्रोच है वो जस्टिस के कॉन्ट्रास्ट में है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज गिवन बिलो। कैरॉल गिलिगन की बुक का भी नाम आप याद रख लो, इन अ डिफरेंट वॉइस। ठीक है, तो ये एक फेमिनिन अप्रोच है। फेमिनिज्म से ये क्वेश्चन आया था आपकी आइडियोलॉजी में, जो फेमिनिज्म आता है यूनिट 1 में, और जिसपे वो बोलते हैं कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि रिलेशनशिप एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट को इन मोरल डिसीजन मेकिंग, और कि कोई भी हम जब मोरल डिसीजन लेते हैं तो हम सोशल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हैं, रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस ध्यान में रखते हैं। तो ये इस अप्रोच को ये रिकॉग्नाइज करता है एथिक्स, एथिकली बेसिकली। देन गिलिगन जो है वो बोलती है कि जो वुमेन है वो प्रायोरिटाइज करती है केयर को, ऑब्वियसली, एंड रिलेशनशिप को। जब हम वुमेन्स को जब मॉरल होना होता है, एथिकल होना होता है, तो कैरल कहते हैं ऑब्वियसली हम पहले अपने रिलेशन को प्रायोरिटी देते हैं, हम बहुत केयरिंग होते हैं, केयर को प्रायोरिटाइज करते हैं। और जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं, मैन अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं, इंडिविजुअल राइट्स को और जस्टिस के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस जो है ये मेल डोमिनेटिंग की यहाँ बात हुई है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट में है। देन ये डिफरेंस जो है ये जेंडर सोशलाइजेशन की वजह से होता है, और डिफरेंट रोल्स दैट मैन एंड वुमेन प्ले इन सोसाइटी। ऑब्वियसली मैन का रोल अलग है सोसाइटी में, वुमेन का रोल अलग है, तो ऑब्वियसली ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। देन जो मैन है इन जनरल वो अपना रीजन अप्लाई करते हैं, आपको पता ही है, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के वुमेन को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं और अपने जो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं, और एक लोगों के दिमाग में एक अजम्पशंस डाल देते हैं, धारणाएं बना देते हैं जो कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी होती हैं। और ये एथिक्स ऑफ केयर जो अप्रोच है जो कैरॉल गिलिगन ने दिया था, वो उसमें ट्रेडिशनल डोमिनेंट जो मोरल थ्योरी है उसको चैलेंज करती है वो, कि क्यों वुमेन ही सिर्फ हम मोरल लॉ के सोचे, क्यों वुमेन ही अपने हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस करे केयर के नाम पे। तो ये अप्रोच था, ये अप्रोच फेमिनिस्ट अप्रोच टू जस्टिस भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल थ्योरीज जो है जस्टिस की उसके खिलाफ बोलता है। देन जस्टिस फॉर ऑल इज कंपैटिबल विद इक्वालिटी एंड जस्टिस रिक्वायर पॉजिटिव लिबर्टी। दोनों ही सही है, पर ये इसका आपस में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक तरफ ये बोल रहा है कि जस्टिस जो है इक्वालिटी से रिलेटेड है, और दूसरा बोल रहा है कि जस्टिस जो है पॉजिटिव लिबर्टी है। तो एक तरफ लिबर्टी की बात है, एक तरफ इक्वालिटी की बात है। सो ये हो गया। एंड यहाँ पे आपका एजर्शन रीजनिंग का लिखा हुआ है। और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है, नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, मैं आपको बहुत बारी समझा चुकी हूँ। और जस्टिस इससे कैसे रिलेट करता है आपको भी इजीली समझ आ जाएगा। और पॉजिटिव लिबर्टी से कैसे कि हम अपने खुद के गोल्स और इंटरेस्ट की बात करते हैं जस्टिस में, इसलिए वो पॉजिटिव लिबर्टी। और ऑब्वियसली जस्टिस जो है, जो अगर हम जस्टिस मिलेगा तो इक्वालिटी भी आएगी, हम सबको इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जस्टिस होगा तो। ठीक है, तो ये सारी बातें थोड़ी सी घुमा फिरा के थ्योरी में लिखी हुई है। देन न्यू राइट्स थ्योरी आ जाती है आपकी। ये पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था, न्यू राइट्स थ्योरी क्या होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। टू एडवांस द कॉज ऑफ लिबरलिज्म अगेंस्ट डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पॉसिबल यूसेस ऑफ स्टेट पावर। क्या जो न्यू राइट थ्योरी है वो लिबरलिज्म के अगेंस्ट होती है, क्या वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होती है, वो क्या वो स्टेट पावर के
को रोल को लिमिट करने की बात करती है? क्या जो फ्री मार्केट है वो कभी भी ऐसा डज नॉट ऑलवेज ऑपरेट परफेक्टली? क्या फ्री मार्केट कभी भी परफेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकती? क्या वो बेनिफिट करती है डिसएडवांटेजेस को आउटवे कर सकती है? आउटवे मतलब कि डिसएडवांटेज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो कुछ भी आप खुद में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता पहली बात। और कोई ऐसा भी नहीं होता, जब ऑलवेज वर्ड आते हैं ना या रेडिकली ऐसे बहुत ब्लंट वर्ड आते हैं, तो वो ज्यादातर जो स्टेटमेंट होती है वो फॉल्स होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही होगा, कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। एक तो बोल रहा है कि न्यू राइट थ्योरी जो है वो लिबरलिज्म के लिए काम करती है और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोलती है, बल्कि ऐसा नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि फ्री मार्केट में कभी भी डिसएडवांटेज नहीं होते, वो आउटवे कर देते हैं डिसएडवांटेज को, तो ये भी गलत है। और ये कभी भी परफेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकती, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं कि वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती या कभी भी उसमें डिसएडवांटेज नहीं हो सकते, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, और इसके बाद इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं। देन यहाँ पे अथॉरिटी की बात करते हैं। तो मैंने आपको कल भी पावर और अथॉरिटी के बीच का डिफरेंस बताया था। तो अथॉरिटी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होता है। ये एक अनकंडीशनल अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस होता है, कि आप बिना किसी को क्वेश्चन करे, बिना किसी कंडीशन के आप सामने वाले की बात मान रहे हो, एंड देयरफॉर इंजेंडर अ क्लाइमेट ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि आप उससे मतभेद भी नहीं कर सकते, ठीक है, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक अनक्रिटिकल ट्रस्ट आपको उसमें रखना होता है इन सामने वालों में। मतलब आप बिल्कुल भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आप उससे डिफर नहीं कर सकते, आप अनकंडीशनल हो, अनक्वेश्चन रहोगे। और अथॉरिटी एक थ्रेट है रीजन के लिए और क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी सही है कि अगर आप सामने वाला आप पे अथॉरिटी जमा रहा है, तो आप उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, कुछ पूछ नहीं रहे हो, सिर्फ उसकी बात में हाँ में ला रहे हो, उसको पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, एक रीजन नहीं लगा रहे ना आप उसमें, लॉजिक नहीं लगा रहे, जो सामने वाला बोल दिया हाँ ठीक है। तो इसमें रीजन को थ्रेट है, और आपके इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी थ्रेट है। क्यों थ्रेट है? इन सब रीजन की वजह से थ्रेट है। तो इसमें कनेक्शन बन रहा है, इसका रीजन पता चल रहा है, तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए। यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे साइलेंट स्प्रिंग की बात करें तो रेचल कार्सन की है, आपने बहुत बड़ी पढ़ा होगा। डीप इकोलॉजी जो टर्म था अन्य नास ने दिया था। ट्रेजेडी ऑफ कॉमर्स और इमेजिन कम्युनिटीज। इमेजिन कम्युनिटीज आप सबको पता है बेनेडिक्ट एंडरसन का है, और ट्रेजेडी ऑफ कॉमर्स गैरेट हैडिन की है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू कैन थिंक द आंसर एंड रिज्यूम। कार्ल पॉपर का आपको पता है फॉल्सिफिकेशन की थ्योरी है। सार्तोरी ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, डेमो प्रोटेक्ट और डेमो पावर। तो ये आपका अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए, ए का 4, डी का 1। मॉरिस जॉन्स की यहाँ बात हो रही है। मॉरिस जॉन्स का फिजिकल क्वालिटी का कॉन्सेप्ट था, और एफ ए हाइक का आपका बचा कैटालेक्सी का कॉन्सेप्ट। तो ये 4 कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। कुछ नए कॉन्सेप्ट आपने पहली बार सुने होंगे, तो आपको यहाँ पे इसी टाइम अभी के अभी इसको याद रख लो, ये जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं। अब सार्टोरी का क्या है, डेमो पावर का मतलब होता है कि लोगों के पास जो पावर होती है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जो लोगों के पास पावर है वो डेमो पावर है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या पावर होती है एज अ सिटीजन? रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने की, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की, और लोग हमारे प्रति अकाउंटेबल रहे, हम वोट देते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी आती है। डेमोक्रेसी में जो पावर है वो अल्टीमेटली किसके पास होती है? लोगों के पास होती है, क्योंकि क्या हमारे पास होती है, मतलब सिटीजन के पास। और जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स है जिनको हमने इलेक्ट किया है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, कि वो हमारे प्रति वो रहे, अकाउंटेबल रहे, ठीक है। और डेमो प्रोटेक्ट का क्या मतलब है? डेमो प्रोटेक्ट का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन देना वो बहुत जरूरी है, ताकि डेमोक्रेसी फंक्शन, जो डेमोक्रेसी है अपना काम सही से इफेक्टिवली कर सके। कौन से इंस्टीट्यूशन? जैसे हमारा LEJ, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ये सब अपने काम अच्छे से कर सके, इसलिए इनको भी प्रोटेक्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो डेमो प्रोटेक्ट का मतलब वो हो गया, जैसे कोर्ट्स जो है इंडिपेंडेंट हो, फ्री प्रेस हो, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रहे। अब पार्लियामेंट कोई गलत कर रही है तो एग्जीक्यूटिव को वो रिस्पॉन्सिबल रहे, या एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल रहे लेजिस्लेचर को। ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ताकि वो करप्शन ना करे, नेपोटिज्म ना हो, अथॉरिटेरियनिज्म ना हो, सिंपल। अब यहाँ पे बात करते हैं मॉरिस, डेविड मॉरिस की, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से मॉरिस जॉन्स बोल दिया था उस टाइम, वो पॉलिटिकल प्रोसेस के थिंकर है मॉरिस जॉन्स। ये डेविड मॉरिस की बात हो रही है। डेविड मॉरिस ने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दिया था 1970s में। ये मेजर क्या करता है? ये वेलबींग को मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। और क्या क्या चीजें मेजर करता है ये इंडेक्स? हेल्थ को, एजुकेशन को, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। देन हाइक की बात करें, एफ ए हाइक कैटालेक्सी प्रिंसिपल इन्होंने दिया था, जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं अपने खुद के इंटरेस्ट, अपने खुद के गोल्स को परस्यू करते हैं, लेकिन देयर एक्शन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। कि अगर हम अपने लिए, अपने
गोल्स के लिए कुछ काम कर रहे हैं। जैसे शार्क टैंक में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आते हैं कि वो अपना बिजनेस बना रहे हैं, उस बिजनेस से बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। तो उनका खुद का इंटरेस्ट है, पैसा उनको लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बिजनेस से सोसाइटी का भी वेलफेयर होता है। तो इसको हम कैटालेक्सी प्रिंसिपल बोलते हैं, कि आपका खुद का भी काम हो जाए और दूसरों को भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं। कैटालेक्सी जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेट करने के लिए, सेंट्रल प्लानिंग से अच्छा होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेंट्रल प्लानिंग ज्यादा अच्छी है या कैटालेक्सी, तो कैटालेक्सी प्रिंसिपल जो एफ हाइक ने दिया था वो ज्यादा अच्छा होता है, और इससे आप अपनी नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं और इंडिविजुअल जो है उसकी एक्सपर्टीज इस पे आ सकती है। कार्ल पॉपर का बहुत फेमस प्रिंसिपल है फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है, ये आपको कार्ल पॉपर की मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट है फिलोसफी ऑफ साइंस, उसमें आप ये पढ़ सकते हो सारा, कि फिलोसफी ऑफ साइंस में कार्ल जो प्लेलिस्ट का नाम है फिलोसफी ऑफ साइंस, उसमें वो फॉल्सिफिकेशन थ्योरी देते हैं और इसका क्या मतलब है उस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। और कार्ल पॉपर ने क्या ओपन सोसाइटी एंड इन इट्स एनिमीज बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने प्लेटो, हीगल और मार्क्स को क्रिटिसाइज किया था, तो वो पूरा वीडियो है, वो देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं 2023 जून शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। आई नो 1 घंटा से अब एक ही शिफ्ट में चला गया, बट दैट वाज इंपॉर्टेंट। सो अमर्त्य सेन की थ्योरी है ये, बेसिक कैपेबिलिटी इक्वालिटी, और इसमें लिखा था बेसिक कैपेबिलिटी इक्वालिटी कैन बी सोल गाइड टू द मोरल गुड। इकलौता मतलब ओनली, जैसे आपको पता होगा अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है, ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो इकलौती गाइड है टू अचीव मोरल गुड। ठीक है, सोल मतलब होता है, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो ओनली, ऑलवेज, नेवर, ये सारी स्टेटमेंट होती है वो ज्यादातर रॉन्ग होती है। तो और इसी का एक अपोजिट स्टेटमेंट सी में लिखा हुआ है कि बेसिक कैपेबिलिटी जो इक्वालिटी है वो एक पार्शियल गाइड है। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि ओनली गाइड है और एक तरफ कह रहे हो कि पार्शियल गाइड है, तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। और इसके जो ऑप्शंस है वो ए बी सी डी वाले हैं, जैसे तीन तीन ऑप्शन में है, ठीक है, तीन या दो ऑप्शंस में, तो आपको ये देखना है कि क्या क्या सही हो सकता है। तो पहला तो गलत है, क्योंकि एक दोनों में से एक ही सही होगा, और ये पार्शियल गाइड है ऐसा अमर्त्य सेन बोलते थे। ये नैतिकता को अचीव करने के लिए कैपेबिलिटी इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी ऑन द सेंस इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, इसका मतलब ये है, ठीक है, आपके आप में कितनी क्षमता है उसके हिसाब से आपको इक्वालिटी को डिटरमाइन करना चाहिए। तो उनका ये कैपेबिलिटी अप्रोच को लेकर आइडिया था, इक्वालिटी को लेकर। फिर मॉरलिटी जो है वो इक्वालिटी, सिर्फ इक्वालिटी से वो रिलेटेड होती है। तो ये बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल भी साइन कर रहा है कि मोरालिटी का मतलब, नैतिकता का मतलब सिर्फ इक्वालिटी से थोड़ी होता है, और भी डायमेंशंस होते हैं मोरालिटी के, तो ये सही है। देन द डी, जो इंडेक्स है बेसिक कैपेबिलिटीज का इंडेक्स, ठीक है, जो क्षमताओं को पता लगाने का मापदंड है, बेसिकली मेजरमेंट है, लाइक यूटिलिटी, उसको हम डिफरेंट वेज से यूज कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अमर्त्य सेन की बुक थी चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट। इस बुक के अंदर एक चैप्टर था जिसका नाम था इक्वालिटी ऑफ वर्ड। ये चैप्टर कितनी बार मैच द फॉलोइंग में आ रखा है, तो आपको याद रखना है इक्वालिटी ऑफ वर्ड। जिस चॉइस वेलफेयर वाली बुक भी इनकी है वो भी याद रखना है। और उसी चैप्टर में इन्होंने बेसिक कैपेबिलिटी इक्वालिटी अप्रोच समझाया था, जिसमें उन्होंने तीन थ्योरीज को रिजेक्ट किया था। इस अप्रोच को समझाते थे, तीन थ्योरीज जो है इक्वालिटी की उसको रिजेक्ट किया था। तो ये थ्योरीज भी पता होनी चाहिए किस किस थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया। एक तो जॉन रॉल्स का जो आइडिया है इक्वालिटी का कंसेप्ट, जो इक्वालिटी का जॉन रॉल्स का हम पढ़ते हैं, उसको रिजेक्ट किया, जो वेरी ऑफ इग्नोरेंस है उसकी बात करते हैं। टोटलिटेरियन इक्वालिटी जो हम बेंथम की पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, उस तरीके की इक्वालिटी को भी रिजेक्ट किया। और टोटल यूटिलिटी इक्वालिटी को, कि पूरी तरीके से ही हम यूटिलिटी पर निर्भर हो, उसको भी रिजेक्ट किया। तो ये तीन थ्योरीज को रिजेक्ट किया, और अमर्त्य सेन ने अपनी मेन थीसिस जो थी वो, इन नन ऑफ दीस थ्री इज इंडिविजुअली नॉर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सफिशिएंट बेसिस फॉर डिस्क्राइबिंग द इक्वालिटी। तो बोलते हैं कि ये तीनों को इंडिविजुअली भी ये पूर्ण नहीं है, मतलब इनको पूरी तरीके से समझा नहीं सकता। मतलब अगर हमें इक्वालिटी को समझना है तो ये तीनों इंडिविजुअली भी काफी नहीं है, और अगर इन तीनों थ्योरीज को एक साथ जोड़ दिया जाए तब भी आपको इक्वालिटी पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मोरालिटी वाला एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये हर बात में मोरालिटी को लेकर आते हैं, ठीक है, इक्वालिटी में भी। और इसलिए ये आइडिया जो है बेसिक कैपेबिलिटी इक्वालिटी का आइडिया नैरो डाउन करते हैं। और बेसिक कैपेबिलिटीज के लिए इनका क्या मतलब है, बेसिक कैपेबिलिटी जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो उसका डेफिनेशन क्या दिया था उन्होंने, एक नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ जॉन रॉल्स कंसर्न विद प्राइमरी गुड्स।
तो जॉन रॉल्स का जो इक्वालिटी का आइडिया था जिसमें वो प्राइमरी गुड्स की बात करते हैं, उसी आइडिया को उन्होंने एक्सटेंड किया और गुड्स को उन्होंने चेंज किया किससे, गुड्स डू टू ह्यूमन बींग्स, व्हाट गुड्स डू टू ह्यूमन बींग्स, इससे इन्होंने शिफ्ट किया इस आइडिया को। जॉन रॉल्स प्राइमरी गुड्स के आइडिया की बात करते थे, लेकिन ये बोलते थे कि जो प्राइमरी गुड्स है वो ह्यूमन बींग्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है उस पर उन्होंने ये आइडिया शिफ्ट किया। फिर अमृत्य सेन ने आर्ग्यू किया कि रॉल फोकस इज लिमिटेड टू ओनली द गुड्स, तो ये रॉल्स को एक तरीके से क्रिटिसाइज भी कर रहा है अमृत्य सेन कि जॉन रॉल्स का आइडिया सिर्फ गुड्स पे बेस्ड था, जैसे गुड्स कौन से होता है यहाँ पे, इनकम, ना कि ये कि इनकम ऑन व्हाट इनकम डज, लेकिन इनकम करती क्या है, इनकम से क्या होता है, क्या उससे पर्सन की कैपेबिलिटी क्षमता जो है इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इनकम की मदद से, उसका मतलब यूज केस क्या है, उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया था जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने कुछ बस प्राइमरी गुड्स बता दिए थे जिसमें से एक इनकम भी था, तो अमृत्य सेन उसकी बात कर रहे हैं। और फिर अगर हम बात करें इफ ह्यूमन बींग्स वर ऑल वेरी मच अलाइक ईच अदर, सारे जो ह्यूमन बींग्स है वो एक जैसे हो, दिस वुड नॉट हैव मैटर्ड अ ग्रेट डील, लेकिन उससे कोई इतना मैटर नहीं करता, सेज सेम दैट द कन्वर्जन ऑफ गुड्स टू कैपेबिलिटीज, लेकिन जब तक हम गुड्स को कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, इसको भी 50 लाख मिले ए पर्सन को और बी पर्सन को भी 50 लाख मिले, लेकिन दोनों ने 50 लाख ये इसने जुए में उड़ा दिया और इसने एसेट ले लिया, कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो दोनों को कैपेबिलिटीज यानी कि गुड्स गुड्स तो सेम है लेकिन उसका उन्होंने किया क्या वो डिफरेंट है, वो उनकी क्षमता डिसाइड करता है। तो गुड्स को जब तक आप कैपेबिलिटीज में नहीं बदलोगे वो उसका कोई फायदा नहीं है, और ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन ये चीज कि कौन कैसा इस्तेमाल करता है गुड्स का। तो ये था पूरा कैपेबिलिटी अप्रोच। बाकी स्टेटमेंट ए फॉल्स है, स्टेटमेंट बी जो है आपका वो बी सी डी और बाकी तीन स्टेटमेंट ट्रू थी। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिकली ने 3 टाइप्स ऑफ राइट्स की बात की थी, ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट उन्होंने नहीं दिया था, तो ऑब्वियसली सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, पॉलीएथनिक राइट और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स इन्होंने विल्कम लिखा ने दिए थे, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझा दिए थे। राइट टू स्पीडी ट्रायल तो ऐसा कुछ नहीं था, और ये तीनों ही क्या है, तीनों ही ये ग्रुप राइट्स हैं जो उन्होंने माइनॉरिटीज को देने की बात की थी। बाकी मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो में मैंने ये तीनों राइट्स बहुत डिटेल में समझाए हैं। बाकी यहाँ पे समरी लिखी हुई है तीनों राइट्स की, आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि जैसे सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स है वो नेशनल माइनॉरिटीज को दिए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, टेरिटोरियल मतलब जो वहाँ के नेटिव्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो रह रहे हैं टेरिटरी के अंदर, ठीक है, वो जो नेशनल माइनॉरिटीज है उनको सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें नेटिव अमेरिकन हो गए यूएसए के, और फर्स्ट नेशन में जितने भी नेटिव अमेरिकन है, फिर कनाडा में जो मेटीज होते हैं वो हो गए, ठीक है, इनके पास राइट ऑफ सेसेशन होता है इनके पास, तो इसका एग्जांपल है राइट ऑफ सेसेशन कि जैसे ये आया था अभी तेलंगाना अलग हुआ अरुणाचल प्रदेश से, तो उनके पास राइट ऑफ सेसेशन था। सेसेशन का मतलब ये होता है कि आप पूरा का पूरा उस पूरी की पूरी टेरिटरी को ही छोड़ के जाना चाहते हो। यहाँ पे तेलंगाना वाला एग्जांपल सही नहीं होगा, पर जैसे आप खालिस्तानी वाला एग्जांपल ले सकते हो कि आप पूरा हम एक अलग देश की डिमांड कर रहे हो, सेसेशन, ठीक है, तो वो वैसे सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स आप अपने आप को खुद गवर्न कर सकते हो, आपके खुद के पास खुद की पॉलिटिकल पावर होगी। पॉलीएथनिक राइट रिलीजियस माइनॉरिटीज और एथनिक माइनॉरिटीज या एथनिक ग्रुप्स को दिए जाते हैं, बस इतना कीवर्ड्स याद रखो, और डीप में समझना है तो मैं पुरानी वीडियो का लिंक डाल दूंगी। फिर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो राइट्स है उसमें हम अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है डिसएडवांटेज ग्रुप्स है बेसिकली, जो एजुकेशनल में है ना, पॉलिटिक्स में, यहाँ पे हमारा आ जाता है अफर्मेटिव एक्शन यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे एग्जांपल रिजर्वेशन, है ना, ये हमारे क्या होते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स को दिए जाते हैं, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस वगैरह हो गए, तो उनको, तो ये तीनों राइट्स की बात बिल्कुल दिखाने की थी और आपको ये याद रखना है। और उनकी बुक का नाम था मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, आपने पढ़ाई होगा बहुत बार, मैं ऐसा फॉलो में आ भी रखा है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, जिसमें उन्होंने ये 3 तरीके के बताए थे। अब ये हेरोल्ड जे लास्की जो कि हमारे हैं मॉडर्न लिबरल थिंकर, ठीक है, तो मॉडर्न लिटरेचर में बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट में बात करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट दैट इट मेंटेन्स, पिछली बार ये कोट आया था, पूछा था ये कोट किसका है, तो आपको पता ही होगा ये हेरोल्ड लास्की का कोट है, और इनकी जो बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स, जो राज्य जैसे राइट्स को मेंटेन करता है वो राज्य उसकी पहचान जो होती है किससे होती है, उन अधिकारों से जो वो अपने सिटीजन्स को देता है और मेंटेन करके रखता है। We do not mean by the rights the grant of some historic condition possessed in the childhood but lost in the process of time.
तो वो बोलते हैं हेरोलॉजी लास्की बोलते हैं कि राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे पैदा हुए, वहाँ पे कुछ हिस्टोरिक कंडीशन थी और आपके साथ आपने उनको राइट्स दे दिए, ठीक है, चाइल्डहुड से, और फिर टाइम के साथ उन राइट्स को खत्म कर दिया, ठीक है, शुरू शुरू में दे दिया, बाद में धीरे धीरे जैसे इवॉल्व हुआ और प्रोसेस ऑफ टाइम के साथ वो लॉस्ट हो गए। तो ऐसा राइट्स का मतलब ये नहीं होता। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। देन राइट्स इन फैक्ट आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ, वो फिर इसी के आगे कॉन्टिन्यूएशन में बोलते हैं कि राइट्स तो ऐसी कंडीशन है सोशल लाइफ की जिसके बिना जो इंसान है वो अपना बेस्ट अचीव नहीं कर सकता। अगर आपके पास राइट्स नहीं होंगे तो आप अपना बेस्ट अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये सोशल लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो समय के साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सही था। तो इसका आंसर ए बी सी होगा। और राइट्स जो है लीगल अपॉर्चुनिटीज होती है सक्सेसफुल लाइफ के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लीगल ही हो सकते हैं, नेचुरल राइट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये राजू लास्की की बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और ये जो स्टेटमेंट है हमारी राइट्स और लीगल राइट्स थ्योरी जो हमने कल पढ़ी थी, जिसमें हमने जॉन बॉर्डिंग, जॉन ऑस्टिन वगैरह भी पढ़े थे, या फिर इससे ही इस आज के लेक्चर में भी पढ़ी थी, तो ये वाला वहाँ से था। तो ये लास्की जो है वहाँ से बिलोंग नहीं करते, तो ये गलत था। देन द सोशलिस्ट मूवमेंट जो है वो फ्रांस में डेवलप हुआ था इन द फॉर्म ऑफ सिंडिकलिज्म, और जो सिंडिकलिज्म है वो क्लास स्ट्रगल का आइडिया रिजेक्ट करता है, ठीक है। सिंडिकलिज्म किससे रिलेटेड है? ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत, या दोनों ही सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ये, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है, फ्रांस में आया था, लेकिन ये क्लास स्ट्रगल के आइडिया को रिजेक्ट नहीं करता है, इसको एक्सेप्ट करता है। सिंडिकेट्स आपको पता है ट्रेड यूनियंस होती है, इंडस्ट्रियल यूनियंस बोल सकते हो, लेबर यूनियन बोल सकते हो। 1899 और 1937 के बीच में ये आइडिया फ्रांस में आया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 से 18 इसका स्कोप और एक्सटेंड हो गया, और इसमें सिंडिकलिज्म सोशलाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए भी जाना जाता है। तो ये भी एक कीवर्ड है जो अगर कभी आए तो आपको याद रखना है, सिंडिकलिज्म से रिलेटेड कि सोशलाइजेशन विदाउट स्टेट। ये आपको असर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट क्वेश्चन में मिल सकता है, और ये मैंने शायद पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है। तो फिर सिंडिकलिज्म रिजेक्ट करते हैं, ये गलत बात है। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहता है लेबर यूनियंस का फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी इसका कोर आइडिया है कि जो लेबर यूनियन है उसके काम में या ट्रेड यूनियंस के काम में पॉलिटिकल पार्टीज दखलंदाजी ना करे। उसके अलावा बाकी फीचर्स देख लें तो सिंडिकलिज्म जो है क्लास थ्योरी है मार्क्स की, उसको एक्सेप्ट करता है, पॉलिटिकल स्टेट को अबॉलिश करने की बात करता है, इंडस्ट्रियल एक्शन लेने की बात करता है कि इंडस्ट्रियल एक्शन तभी लिए जाए ओनली इफ इफेक्टिव मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज। क्योंकि मार्क्स से आइडिया से इन्फ्लुएंस है तो मार्क्स हमेशा रेवोल्यूशन की बात करता है, तो ऑब्वियसली सिंडिकल को आप मार्क्स से रिलेटेड देखो और मार्क्स के फीचर्स इसमें आप देख सकते हो, क्योंकि मार्क्स भी चाहता था कि पॉलिटिकल स्टेट अबॉलिश हो जाए बुर्जुआजीज वाला, ठीक है। ये भी रेवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहता था, मार्क्स भी लाना चाहता था, तो सेम सेम बातें आ जाएगी। या जनरल स्ट्राइक्स वगैरह को ये बोलते हैं कि अगर वर्कर्स कभी खुश नहीं है, ठीक है, तो आप वो वर्कर्स जो है स्ट्राइक कर सकते हैं कि ताकि वर्कर्स जो है अपने आप को सिक्योर कर सके, अपने जॉब्स को सिक्योर कर सके ओवर इंडस्ट्री। देन सिंडिकल, और वो कहता है जितनी भी इकोनॉमिक पावर है सोशल ऑर्डर में, ठीक है, वो किसको मिलनी चाहिए? प्रोड्यूसर्स को, ट्रेड को, और ट्रेड यूनियंस को, सॉरी यहाँ पे ट्रेड लिख दिया है, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल यूनियंस को, मतलब इनको अपने डिसीजन लेने का अधिकार खुद हो, ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी में ये तीन यूनियंस सर्व करें, ठीक है। अब बात करते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, जिसको हम विचार विमर्श वाली लोकतंत्र भी बोलते हैं, जिसमें हम विचार विमर्श करके, डिस्कशन करके, नेगोशिएशन करके, कंसेंसस फॉर्म करके हम किसी एक डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये होता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को प्लूरिस्टिक एसोसिएशन किसने बोला था? प्लूरिस्टिक हो गया जहाँ पे ग्रुप का होता है, ठीक है, ग्रुप एक साथ मिलकर कलेक्टिवली डिसीजन लेता है, यहाँ पे डिस्कशन है, ठीक है। तो ये किसने बोला है? ये बोला है जे कोहेन ने, जिसको हम जोशुआ कोहेन के नाम से भी जानते हैं, और इनकी बुक का नाम याद रखना है डेलिब्रेशन एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, जिसमें उन्होंने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को प्लूरिस्टिक एसोसिएशन बोला था, डेलिब्रेशन एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को क्या बोला था कोहेन ने? कि एक ऐसा एसोसिएशन है, ऐसा संगठन है जहाँ पे जो जितने भी डे टू डे अफेयर्स होते हैं वो पब्लिक डेलिब्रेशन से सॉल्व किए जाते हैं। पब्लिक डेलिब्रेशन कौन करता है? उस डेमोक्रेसी में उस एसोसिएशन के मेंबर्स। और डेलिब्रेशंस का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, विचार विमर्श। फिर 5 मेन फीचर्स जो कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के कोहेन ने बताए थे। पहला, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है, ऑनगोइंग है, चलता रहता है, और उसके जो मेंबर्स हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंटिन्यू रखे इनटू द इंडेफिनिट फ्यूचर। मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है कि एक मापदंड है कि 2015 या 2025 तक ही होगा, उनको कंटिन्यूअसली वो चलते रहना, और इंडेफिनिट है मतलब इनफिनिट। देन द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन कि वो
उनमें कमिटमेंट होता है, कोऑर्डिनेट करते हैं, वो जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेशन होता है, कमिटमेंट होता है उसकी तरफ। और ये जो मैंने बोला था कि प्लूरलिस्टिक एसोसिएशन है, ये भी थर्ड फीचर है, कोहेन ने बोला था इसमें। तो इसमें से इस बार थर्ड फीचर से पूछ लिया, अगली बार कोई 5 फीचर है तो 5 में से हमें पांचों फीचर पता होने चाहिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, ऑनगोइंग एसोसिएशन, प्लूरलिस्टिक और कमिटमेंट टू कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्टिविटीज, मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और प्लूरलिस्टिक इसलिए भी क्योंकि उनके डाइवर्स ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, लोगों के अलग अलग आइडियल्स, कन्विक्शंस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उनको अपनी लाइफ को चलाना चाहिए। देन जो मेंबर्स होते हैं डेमोक्रेटिक एसोसिएशन के, वो ट्रांसपेरेंट, उसकी जो एसोसिएशन वैल्यू है वो ट्रांसपेरेंट डेलिब्रेटिव प्रोसीजर में बिलीव करते हैं कि जो भी हम डेलिब्रेशंस करें वो क्या हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, तो फोर्थ फीचर हो गया ट्रांसपेरेंसी। देन जो मेंबर्स है वो एक्नॉलेज करते हैं एक दूसरे की कैपेसिटीज को, और वो उनको इनेबल करते हैं पब्लिक रीजनिंग में इंगेज होने के लिए। और जब वो रीजन अप्लाई करेंगे तभी वो एक अच्छे आउटकम पे पहुंच पाएंगे। तो ये होगा हमारे 5 फीचर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस कोई ऐसा पर्सन है इन चारों में से जिसने जेएस मिल को क्रिटिसाइज किया था, और जेएस मिल के लिए उन्होंने ये बोल के क्रिटिसाइज किया था कि आप दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो है इंडिविजुअल कंडक्ट के, इंडिविजुअल कंडक्ट मतलब इंडिविजुअल का जो एक्टिविटीज होती है, एक्ट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, ठीक है, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो जेएस मिल का आपको पता है उन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस को अलग अलग माना था। ये दो अलग चीजें, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं जो हम खुद के लिए करते हैं, जिसका नुकसान किसी और को नहीं होता, नुकसान या फायदा भी नहीं होता, और अदर रिगार्डिंग एक्शंस जिसकी हमारे कुछ ऐसे एक्शंस जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान या फायदा हो, तो वो अदर रिगार्डिंग होते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो एक, ये दो अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप दो अलग कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। हर वो चीज जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस है बेसिकली, वो दूसरों को झेलना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो ये उसको जेएसमिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये एक कंजर्वेटिव थिंकर है, ये नॉट कंजर्वेटिव नहीं, ये कंजर्वेटिव तो खुद के थे, ये थे बार्कर। तो बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर की यहाँ पे बात हो रही है, इन्होंने ये क्रिटिसाइज किया था। और ये कौन सी बुक में क्रिटिसाइज किया था, तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये इनकी बुक है, ये भी याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी बुक है। और इसमें उन्होंने बोला था कि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से एंड इंडिविजुअल कंडक्ट से। फिर अर्नेस्ट पार्कर ने उन्होंने बोला कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है और अदर रिगार्डिंग एक्शंस है इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, वॉलेंट्री एक्शन दिए, उसके बदले में वॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन होंगे जो सोसाइटी मैनेज करेगी, और रेगुलेटेड एक्शन ऐसे होंगे जो कि स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किए जाएंगे, स्टेट उसको मैनेज करेगा। तो सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस के बदले में उन्होंने ये दोनों एक्शंस दिए अपनी थ्योरी में। तो याद रखना है कि अर्नेस्ट पार्कर ने कौन से दो एक्शंस की बात की थी, और जेएस मिल ने कौन से दो एक्शंस की बात की थी। और फिर अर्नेस्ट पार्कर ने ये भी बोला था कि has tried to shift liberal theory from an individualistic to a pluralistic base, कि हमने जो लिबरल थ्योरी जो कि इंडिविजुअल पे बेस्ड है, लिबरल थ्योरी वो कहते हैं कि बहुत अच्छी है, सब उसमें सारे जस्टिस, रीजन, ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल जो कि इंडिविजुअल की बात करती है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करती है, तो उसकी जगह उसको प्लूरिस्टिक बेस यानी कि ग्रुप राइट्स और कलेक्टिव कलेक्टिव सोसाइटी, इन सब की बात करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसको आप, ये सारी बुक्स हैं, इसको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, फोर एसेज ऑन लिबर्टी, साया बर्लिन की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, एफ ए हाइक की टू कांसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, फिर से साया बर्लिन की। सो यहाँ पे देखते हैं इसका ये क्रोनोलॉजी। टू कांसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी सबसे पहले साया बर्लिन ने लिखी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्लिन, लिबर्टी एफ ए हाइक ने। अगर हमें अब ये भी पता होता कि बर्लिन पहले के थिंकर हैं या स्वैग के, तो बहुत क्लोज है, तो इसका तो ईयरली याद रखना पड़ता है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या अलग से। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं हम टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। अब बहुत कम चांसेस है कि दोबारा से ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट हो, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बेनिफिट है कि हमें सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स याद रखना है, ईयर याद रखने के लिए मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो बहुत हजारों बुक्स है, किसी का भी कभी भी क्रोनोलॉजी ले लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का फोरेसिस भी इससे, और ये आप याद रख सकते हो कि न्यू बुक है लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, और इसका पूरा नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21, ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी नाम है इस बुक का। तो इसमें लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम किसकी है, रोहान जे एल्वा की। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, रोहान जे एल्वा। Who among the following thinker is advocate of cosmopolitan democracy? तो cosmopolitan democracy आपको पता है, cosmopolitan कांट से रिलेटेड है ऑब्वियसली। तो इमानुएल कांट हमेशा कॉस्मोपॉलिटनिज्म या और कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप, कॉस्मोपॉलिटन राइट्स, इन सब की बात करते हैं, और कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं। अब कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी जो ये बिलीफ है, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ फ्री रिपब्लिक्स के द्वारा
हम परपेचुअल पीस अचीव कर सकते हैं, ऐसा कांत ने बोला था कि अगर हम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ फ्री रिपब्लिक्स और डेमोक्रेसी, या तो हम फ्री रिपब्लिक बोले या फ्री डेमोक्रेसीज बोले, तो अगर हम ऐसे एक फेडरेशन बना दें तो ये बेस्ट तरीका होगा परपेचुअल पीस अचीव करने का। तो यहाँ से एक और आइडिया निकल कर आता है कांत का, परपेचुअल पीस, जो बहुत बारी मैथ्स में फॉलोइंग में पूछा जाता है। परपेचुअल पीस मतलब, परपेचुअल मतलब होता है परमानेंट, जो हमेशा रहे, जिसको हम मतलब ऐसी पीस, ऐसा शांति हो दुनिया में जो हमेशा बनी रहे बेसिकली। कांत ने फिर ये बोला कि ऐसी डेमोक्रेसीज जहाँ पे पावर लोगों के हाथ में हो, मतलब लोग कौन से, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन के सिटीजन्स, अगर पावर लोगों के हाथ में होगी तो पीसफुल रिलेशंस रहेंगे हमारे दूसरे नेशंस के साथ। प्लस वो एक और बात भी बोलते हैं कि डेमोक्रेसी डजंट गो फॉर वॉर, कभी भी जो डेमोक्रेसी जो अपनाता है वो कभी भी क्या होते हैं, वो लोग वॉर पे नहीं जाते हैं, ऐसा उनका एक अजम्पशन भी था और हाइपोथेसिस भी कैसे। और उनका मतलब डेमोक्रेसी का जो नेचर है would be less likely to engage in aggressive wars, ये वाला जैसे मैंने जो बताया ये इनका प्रॉपर कोट है, ठीक है। और वही बात इन्होंने मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखी है, एंड वुड प्रायोरिटाइज डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है अगर उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो क्या करते हैं, समझौते से, नेगोशिएशन करके, कंसेंसस के बेसिस पे, डिप्लोमेटिक मीन्स अपना के वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो वॉर नहीं करते ऐसा। और अगर हम सब डेमोक्रेसी अपना लेंगे तो क्या होगा, परपेचुअल पीस आ जाएगा, एग्रेसिव वॉर्स नहीं होंगे। फिर कांत ने 3 कंपोनेंट बताए, हाइपोथेटिकल एक ट्रीटी दी उन्होंने परमानेंट पीस के लिए, परमानेंट यानी कि परपेचुअल पीस के लिए, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल आपको पता है हाइपोथेसिस जो कि टेम्पररी बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए मतलब उन्होंने एक ऐसे हाइपोथेसिस अज्यूम किया कि ऐसा किया जा सकता है, तो उन्होंने 3 आर्टिकल्स दिए बेसिकली। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है वो बोलता है कि जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हर स्टेट का, जो भी हर स्टेट का जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिकन होना चाहिए। दूसरा ये बोलता है, दूसरा आर्टिकल ट्रीटी का, कि जो राइट्स ऑफ नेशन शैल बी बेस्ड ऑन फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स, तो जो हम एक नेशन को के पास जो राइट्स होंगे वो किसके बेसिस पे होने चाहिए, फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स के बेसिस पे उनको राइट्स मिलने चाहिए, कि जो सारी स्टेट है, जैसे इंडिया है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उस वो सारी स्टेट्स क्या हो, फ्री हो, ठीक है, और उसकी एक फेडरेशन हो कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के मामलों में इंटरफेयर ना करे। तो वैसे राइट्स ऑफ, जो राइट ऑफ नेशन है उस पे बेस्ड होना चाहिए। देन जो हमारा थर्ड आर्टिकल है, थर्ड डेफिनेटिव आर्टिकल, वो बोलते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन जो राइट है वो लिमिटेड होने चाहिए टू द कंडीशंस ऑफ यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी। अगर कोई ऐसे राइट्स है कॉस्मोपॉलिटन राइट्स, तो वो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी तक ही लिमिट हो, उसको और आगे किसी चीज में नहीं दिया जाए। अब कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी में कांत के अलावा 2 थिंकर्स हम और पढ़ते हैं, डैनियल अर्चिबेकी एंड डेविड हेल। चाहे डैनियल का नाम आपने, इनका नाम पहली बार सुना होगा, पर डेविड हेल आप पढ़ते ही हो, और ये भी कॉस्मोपॉलिटन थिंकर है, बहुत सारे पेपर में पूछे गए हैं। देखो शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था, शिफ्ट 2 में अगेन एथिक्स ऑफ केयर मैंने आपको बता ही दिया था, वहाँ पे किसका था, कैरल गिलिगन का। सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसके, केट मिलेट की। पावर्स ऑफ हॉरर और एरिक्टर फेमिनाइन। पावर्स ऑफ हॉरर हमारी जूलिया क्रिस्टेवा की। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो जूलिया है वो एक भूतनी का नाम है, जो हॉलीवुड मूवीज आती है ना उसमें ज्यादातर ऐसे जो घोस्ट आती हैं या फिर भूतनियां होती हैं, वो जूलिया घोस्ट, ठीक है, जूलिया इज अ घोस्ट, एंड उसको देखते सब डर जाते हैं वो, क्योंकि बहुत हॉरर दिखती है वो, बहुत हॉरर क्या बोल सकते हैं उसको, हॉरर फिटिंग करती है, तो हॉरर वाला जो है वो जूलिया क्रिस्टेवा, ऐसे याद रख लो। एरिक्टर फेमिनाइन आपका बचा हेलीन सिक्सुअस से, ठीक है, हेलीन सिक्सुअस इसका नाम है, एरिक्टर फेमिनाइन, तो एरिक्टर हमको फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर जो है ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो फ्रैक्चर है वो हेलीन को हो गया या हेलीना को हो गया, ठीक है। यहाँ जो हमने हील्स पहनी थी, इससे आप याद कर सकते हो हेलीना का हील, तो हील पहनी थी और हर हील से क्या हो गया, हमारी हील टूट गई और हमारा पैर मुड़ गया और फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर से एरिक्टर, और ऐसे नाम याद हो सकता है इफ यू ट्राई। अब हम देखते हैं 2023 जून के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिज्म क्या है, इंडिविजुअलिज्म यानी कि हमारा लिबरलिज्म की बात हो रही है, क्लासिकल लिबरलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म आपको मैंने बहुत बारी बता दिया है कि प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, इससे पहले हमने मार्च के किए थे, पर जून वाला, तो प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशंस, ठीक है। क्या स्टेट को, स्टेट का ये काम है, स्टेट का ये रोल है कि वो हमें फॉरेन एग्रेशन यानी कि फॉरेन से अगर कोई अटैक हो जाए फॉरेन कंट्री से, स्टेट हमें उससे प्रोटेक्ट करे, तो क्या ये इंडिविजुअलिज्म का फंक्शन है। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इंडिविजुअलिज्म के लिए स्टेट का क्या रोल है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। सी प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट एपिडेमिक्स, कि कोई एपिडेमिक्स आपदा आ जाती है तो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, ये भी स्टेट का फंक्शन है। या और चौथा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ, हमारी एज ए इंडिविजुअल की लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी स्टेट का फंक्शन है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन सोसाइटी, और सोसाइटी में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना भी स्टेट का फंक्शन है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग,
तो अगर आपको देखो कोई एक ऑप्शन बहुत फिशी लग रहा है, इसके 4 ऑप्शन करेक्ट है, एक गलत, तो ऑब्वियसली ई वाला गलत है, क्योंकि हम क्या करें कि अब क्योंकि इंडिविजुअलिज्म ये बोलते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास होनी चाहिए, इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, इसके मेन थिंग पर जॉन लॉक है। तो क्या वो हम सोसाइटी को, यानी कि सोसाइटी यहाँ पे स्टेट, या हम स्टेट को बोल देंगे कि तुम ये लो मेरी प्रॉपर्टी और तुम डिस्ट्रीब्यूट करो किसको कितना मिलना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर वो तो वेलफेयर स्टेट हो गया, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। लेकिन जो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं वो बहुत अपने तक ही रहते हैं, इंडिविजुअल खुद ही डिसाइड करेगा अपना गुड और बैड, और बस स्टेट का क्या काम होगा, उसके प्रोटेक्ट करना प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं, तो ई गलत हो जाएगा। बाकी सब चारों सही है, इन चारों को आपको याद रखना है जब भी आपके पास लिबरलिज्म या इंडिविजुअलिज्म से क्वेश्चन आए तो स्टेट का क्या काम होता है। तो कितनी बार आपको ये ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजनिंग, पॉपुलर सॉवरेनिटी रूसो का और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, जो हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक है एक दूसरे के। दूसरा रीजन ये कहता है कि जो सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी है वो लोग होते हैं। पॉपुलर सॉवरेनिटी में यहाँ पे पॉपुलर कौन है, पीपल, ठीक है। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब ऐसी संप्रभुता जो लोगों के हाथ में, लोगों के पास, उनका सोर्स जो है वो लोग हो। जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, वी द पीपल है, हमारे लोग, इंडिया के लोग, पीपल है ना। तो सॉवरेनिटी ऐसी जो पीपल्स के थ्रू है, यहाँ पे पॉपुलर मतलब लोगों से है। तो वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए है, इसका रीजन ये दे रखा है नीचे कि जो सॉवरेनिटी का सोर्स है वो पीपल होते हैं। तो ये तो एकदम सही बैठ गया। एंड दस एवरी एडल्ट शुड बी गिवन राइट टू वोट, इसलिए क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी है, जिससे हमें फ्रीडम सॉवरेनिटी का एक आप थोड़ा हल्का, नॉट सो सिनोनिमस, बट थोड़ा सा आप सिनोनिमस मान सकते हो समझने के लिए। सॉवरेनिटी मतलब अपने डिसीजन जो हम खुद ले सकते हैं, ठीक है, और हम पे किसी का वो डोमिनेंस नहीं है, फोर्स नहीं है। तो वो भी देखो आपको दिख रहा है कि क्योंकि हर अडल्ट के पास ये राइट टू वोट है, इसलिए जो सॉवरेनिटी का जो सोर्स है वो लोगों से आता है, क्योंकि एंड और हर अडल्ट के पास राइट टू वोट है। तो इसका रीजन एकदम साफ साफ बन रहा है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और पॉपुलर सॉवरेनिटी में क्या कनेक्शन है, वो कनेक्शन हमें नीचे समझा रखा है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा पाई हूँ। और जिसको समझ नहीं आया वो एक बार ये पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी मैंने सारी बातें आपको भी समझाई हैं। आपको अगर अपने वर्ड्स में पढ़ना है तो आप खुद भी यहाँ से पढ़ सकते हो, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कोड है, द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप हैज गॉन आउट ऑफ फैशन अमंग पॉलिटिकल थिंकर्स, ये कोड किसने दिया था? ये जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है अब तो वो इतना ट्रेंडिंग में नहीं है, बहुत आउट ऑफ फैशन हो चुका है। सिटीजनशिप के बारे में अब कोई बात ही नहीं करता ज्यादा। तो ये बात किसने बोली थी? तो ये बात बोली थी एक पिस्टल लेके, गन लेकर एक आदमी खड़ा था और ये कह रहा था ये चीज आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, इसको हम गोली मारो। ठीक है, तो गन कौन है यहाँ पे? वैन गन्स्टन। वो वैन लेकर आता है और वैन में बहुत सारी गन भर के लेकर आता है और बोलता है ये बहुत आउट ऑफ फैशन हो चुकी है चीजें, तो इसको गोली मारो गन से। ठीक है, तो गन्स्टन, वैन गन्स्टन, दैट्स अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। तो ये आउट ऑफ फैशन क्यों हुआ है? तो इसके लिए तीन डिक्लाइन के तीन रीजन देता है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है सिटीजनशिप में वो डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, तो इसके तीन क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया। पहला, द राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट्स। अब नए नए और मुद्दे आने लगे हैं, तो ऐसा होता है ना कि कोई चीज ट्रेंडिंग में चल रही है और एकदम से अचानक से और कोई चीज ट्रेंड में आ जाए। तो जैसे हम सब पहले टाइट जीन्स ज्यादा प्रेफर करती थी लड़कियां, लेकिन अब बैगी जीन्स पहनती है, खुली खुली जीन्स होती है, तो उसका फैशन आ गया। बॉटम जो बेल बॉटम्स बोलते हैं शायद उसको, वो भी फैशन आ गया। तो अगर हमारा एक से दूसरी तरफ डिक्लाइन होता है या ट्रेंड दूसरा ट्रेंड आ जाता है या कोई और नया मुद्दा आ जाता है तो हम उस पर फोकस करते हैं, पुरानी चीज डिक्लाइन हो जाती है। तो इसके केस में क्या हुआ, लोग पहले बहुत सिटीजनशिप की बातें करते थे, लेकिन जब से ये नए नए पॉलिटिकल मूवमेंट्स आए, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज्यादा होने लग गए, फेमिनिज्म का आइडियोलॉजी आ गया, तो इसकी वजह से सिटीजनशिप डिक्लाइन हो गया। पहला रीजन तो ये वैन गन्स्टन ने दिया अपने द क्वेस्ट फॉर सिटीजनशिप में। ये इनकी बुक है, आर्टिकल है, सॉरी इस आर्टिकल में नहीं दिया था और इस आर्टिकल से ये क्वेश्चन बना था। यहाँ पे क्यूएसटी की स्पेलिंग गलत है, क्वेस्ट आना चाहिए, क्वेस्ट फॉर सिटीजनशिप। और दूसरा रीजन कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज है मॉडर्न सोसाइटीज की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है हमारी मॉडर्न सोसाइटी, जिसकी वजह से हमें राइट्स क्या है, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसको डिफाइन करना डिफिकल्ट होता जा रहा है कि किसकी क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटीज रहेंगी, वो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से डिफिकल्ट होता जा रहा है, इसलिए भी ये डिक्लाइन का रीजन है। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन जब से आया है और ग्लोबलाइजेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो नेशनल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम हो चुका है। अब हम अपने आप को, आपने देखा होगा, वर्ल्ड सिटीजन मानने लग गए हैं। ठीक है, क्योंकि हम ग्लोबली अपना
हर चीज को देख रहे हैं। आज के टाइम में हम बाहर से भी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां से भी, और वहां पे बाहर जाके भी लोग रहने लग गए हैं, यूएस से, कनाडा एंड ऑल। तो इसकी वजह से भी जो सिटीजनशिप का मेन कॉन्सेप्ट था नेशनल सिटीजनशिप का, वो कम होता गया है। तो इन सब चैलेंजेस के बावजूद अगर हम देखें तो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वैन गस्टन बोलते हैं, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। अगर हेल्दी डेमोक्रेसी चाहिए तो सिटीजनशिप को समझना, उसको डिफाइन करना प्रॉपरली, राइट्स एंड ड्यूटीज को अच्छे से रीडिस्ट्रीब्यूट करना और उस पर फोकस करना, उस पर रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये बंडल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज है, तो ये भी कोर्ट कभी आ सकता है। बंडल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में किसने बोला है? तो वैन गस्टन ने बोला है। तो एक वैन था, उसमें वैन में हम बंडल्स रख के जा रहे थे। किस चीज के बंडल थे? वो गन के बंडल थे। ठीक है, अब ये कोर्ट है कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, पॉलिटिकल समानता, राजनीतिक समानता अधूरी है पॉलिटिकल पावर के। ठीक है, वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोर्ट है, लेकिन इसका सार यही है कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो पॉलिटिकल पावर के बिना अधूरी है। अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको रियली में एक्सरसाइज करनी है तो पॉलिटिकल पावर को होना ही पड़ेगा। और पॉलिटिकल पावर को उन्होंने एक बोला था वर्चुअल इकोनॉमिक इक्वालिटी। वर्चुअल इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? पॉलिटिकल पावर है। ठीक है, तो ये जो कोट है ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक से लिया गया है। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी है? ऑब्वियसली हेरोल्ड जे लास्की ने। अब थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो सबने पढ़े होंगे। ठीक है, इतना तो आई कैन एक्सपेक्ट, बहुत बेसिक चीज है। पहले तो आपको ये कमेंट सेक्शन में अभी फटाफट से बताओ कि ये किसने दिए थे। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन राइट्स होते सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, सेकंड जनरेशन कलेक्टिव राइट, थर्ड जनरेशन पॉलिटिकल राइट्स, फिर सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक सोशल और थर्ड जनरेशन फिर से कलेक्टिव। तो इसमें आगे बहुत एक ही चीज को दो तीन बार लिखा हुआ और आपको ये पता करना है कि अच्छा फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था। और ये तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो ठीक होंगे। ऑब्वियसली बी और डी में से कोई एक ठीक होगा, क्योंकि दोनों ठीक नहीं हो सकते। सी और ई में से दोनों कोई एक ठीक होगा, राइट। और फर्स्ट जनरेशन राइट्स हमें पता है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, तो ये ठीक है। अगर फर्स्ट जनरेशन में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स ठीक है तो फिर थर्ड जनरेशन में पॉलिटिकल राइट्स तो आएंगे नहीं, तो ये तो हट गया। ठीक है, तो अभी सी वाले सारे हट गए, आ गया हमारा ए डी ई। थर्ड जनरेशन कलेक्टिव राइट्स की बात करती है, पहली पॉलिटिकल की, दूसरी हमारी इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स की, और तीसरी जनरेशन बात करती है कलेक्टिव राइट्स की। तो जिसको नहीं पता उसको अभी के अभी यही याद कर लो। और यहाँ का इसके जो मेन थे उसकी हिंट मैं देती तो हम एक पंजाबी फेस्टिवल मनाते हैं, उससे रिलेटेड उनका नाम है बैसाखी। बैसाखी वैसे भी होता है लेकिन बैसाखी बनाते हैं, तो बैसाखी बनाते हैं और बैसाखी में हम इन तीन जनरेशन की बात करते हैं। ऐसा करके कुछ आप याद कर सकते हो। अब बैसाखी से आपको नाम याद आना चाहिए कैरोल बैसाख, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दिखा देती हूँ। कैरल बैसाख, तो कैरल बैसाख ने थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की थी 1979 में। ईयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस। और उन्होंने इसमें थ्री कैटेगरीज बताई थी। पहली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सबको पता है सिविल राइट्स क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 19 बेसिकली हमारा, राइट टू राइट, लिबर्टी राइट, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, राइट टू फ्री ट्रायल। ये सारे हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट होते हैं। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू वोट। देन सेकंड जनरेशन में हमारे इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स आते हैं, जिसमें हमारा राइट टू वर्क, क्योंकि राइट टू वर्क होगा तब इकोनॉमिकली हम वेल ऑफ होंगे। राइट टू एजुकेशन हमारा सोशल राइट है। कल्चरल राइट्स, राइट टू हेल्थ केयर भी हमारा सोशल राइट है। और बाकी हमारे जितने भी कल्चरल राइट्स है, सोशल गुड्स, सोशल सर्विसेज और राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये वाला कल्चरल राइट में आ जाएगा। ये सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आते हैं सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव राइट्स। क्वेश्चन में सिर्फ कलेक्टिव राइट्स लिखा था, लेकिन जो कैरोल बैसाख है उन्होंने सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव राइट्स रखे थे थर्ड जनरेशन में, तो इसको याद रखना। सॉलिडारिटी सबको पता ही है, एकदम भाईचारे से और मतलब एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रहना। दीज राइट्स जो है ये ग्लोबल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ये राइट टू डेवलपमेंट इसका एग्जांपल है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये भी कलेक्टिव राइट है। राइट टू पीस, तो ये एग्जांपल भी आपको याद रखना ताकि आपको इजी रहे अगली बार कुछ ऐसा आए तो। राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू पीस। देन आपको बताना है नेचुरल राइट्स को रिटोरिकल नॉनसेंस किसने बोला है। आपको कल के लेक्चर में मैंने एक हर्ट दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको स्टेट्स दिखाए थे क्या होते हैं। ठीक है, और उसमें वो ऐसे जो एक आइलैंड होता है उसमें वो जो घर बना होता है वो उसके नीचे जो सपोर्ट के लिए लकड़ियां होती हैं, ऐसे वो खड़ा होता है, वो स्टिल्स बोलते हैं उसको। तो उन्हीं का नाम है यहाँ पे, आपको पता याद आ गया होगा आई गेस। वहाँ पे उनका एक कोड भी था, स्टिल्स अपॉन नॉनसेंस, ऐसे करके कुछ था। तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल नॉनसेंस किससे रिलेटेड, जेरेमी बेंथम। तो ये नेचुरल राइट्स को, क्योंकि ये किसके सपोर्टर थे, नेचुरल राइट्स थ्योरी के अगेंस्ट थे। ठीक है, ये लीगल राइट्स थ्योरी को सपोर्ट करते थे।
शायद आपको नहीं भी पता कि ये जेरेमी बेंथम ने बोला, पर आपको अगर ऐसा कोई पता है कि इनमें से कोई ऐसा थिंकर जो नेचुरल राइट्स थ्योरी के अगेंस्ट है, तो आपको यही पता होना चाहिए वो जेरेमी बेंथम था। चाहे आपको ये याद नहीं भी होता, फिर भी आप इसको सही कर सकते हो, इस क्वेश्चन को स्पेशली। तो अगर हम देखें तो इसको रिटोरिकल नॉनसेंस क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता है नेचुरल राइट्स थ्योरी हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस की थी, जो पार्ट 2 था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो राइट्स होते हैं नेचुरल राइट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो राइट्स है वो ह्यूमन बीइंग्स पे क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। ठीक है, उनको वो राइट्स किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो पैदा कुछ राइट्स के साथ होते हैं जो कि बहुत नेचुरल राइट्स है, वो उनका हक है। लेकिन जेरेमी बेंथम ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो नॉनसेंस बात है जो तुम बोल रहे हो। बल्कि जो राइट्स है वो लॉज के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, फिर लॉज और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसके बाद हमें उस राइट्स मिलते हैं लॉ के बेसिस पे, ना कि ऐसे ही कि पहले से बचपन से मिले हमारे, ये नेचुरल राइट्स नहीं होते। तो वो बोलते हैं कि जो नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत एम्बिग्यूअस है, बहुत कंफ्यूजिंग है, डबल माइंडेड है। एम्बी मतलब होता है दो, डबल। ठीक है, इधर से भी, जैसे हमारे दो हाथ है, हम एम्बीवेलेंट है। एम्बीवेलेंट मतलब क्या होता है कि हमारे दो हाथ है, तो एम्बी मतलब होता है दो। तो एम्बिगियस मतलब कि दो तरफा बातें करता है, बहुत एम्बिगियस है, कंफ्यूजिंग है, सेंटिमेंटल है, फिगरेटिव है, और अनार्कियल कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं, इसके नेचुरल राइट्स के। क्योंकि अगर नेचुरल राइट्स होंगे तो हमारे पास, हमको फिर स्टेट की क्या जरूरत है, हमें फिर सरकार की क्या जरूरत है, जब हमें राइट्स ऑलरेडी सारे मिले हुए हैं नेचर के द्वारा। ठीक है, फिर हमें स्टेट और गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, और जब स्टेट और गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगी, एनार्की। तो इससे एनार्की आएगी, इसलिए नेचुरल राइट्स थ्योरी को वो खत्म करते हैं। और बेंथम का मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्शन था नेचुरल राइट्स को लेकर, ऑब्जेक्शन मतलब चैलेंज या फिर उसको क्रिटिसाइज जो किया था उन्होंने, ये सारे बातें थी एम्बिगुअस। ठीक है, क्योंकि एम्बिगुअस मतलब कि उनको अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, सेंटिमेंटल है, लोग इमोशंस, उनके जो नेचुरल राइट्स है वो अपने इमोशन के बेसिस पे जोड़ के देखेंगे। ठीक है, उनमें सेंस ऑफ जस्टिस और फेयरनेस नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, फिर इमोशन जो होते हैं वो अनरिलायबल होते हैं, कि आप अपने इमोशनल के बेसिस पे इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले लो कि हाँ हमारी ये नेचुरल राइट्स है, तो वो अच्छे नहीं होते। इंस्टेड अगर लॉ और गवर्नमेंट कोई राइट बनाएगी तो वो लॉजिकल बेसिस पे बनाएगी, राइट। फिर एनार्कियल कॉन्सिक्वेंसेस क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। फिर पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, ये भी हमारा एक ऑब्वियसली आइडियोलॉजीज का पार्ट है। फेमिनिज्म के अंदर हम पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म ही करते हैं, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, यूनिट 1 से ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म क्या होता है। तो वो जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो पहला ये बोलते हैं कि जो मेन और वुमेन है, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म होता है जो मेन और वुमेन है, उनमें सिर्फ डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नॉट ओनली बिटवीन मेन एंड वुमेन, सिर्फ मेन और वुमेन के बीच में डिफरेंस नहीं है, बट बिटवीन वुमेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो आप कि पोस्ट कॉलोनियल में क्या है कि अभी तुम सोच रहे थे कि मैन और वुमेन अलग है, लेकिन वुमेन्स में भी आपस में बहुत भेदभाव किया जाता है। व्हाइट वुमेन को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ब्लैक वुमेन को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। स्पेशली इंडिया में भी ऐसा होता है कि जो अगर ब्लैक स्किन वुमेन है तो उनको थोड़ा इंफीरियर देखा जाता है, बाहर तो है अफ्रीका वगैरह में। अब लोगों की सोच थोड़ा चेंज हो रही है, तो ठीक है, या जो अपर कास्ट वुमेन है उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, लोअर कास्ट वुमेन को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म बोलता है कि जब हम कॉलोनी थे, पोस्ट कॉलोनी का मतलब क्या हुआ, जब हम कॉलोनी थे, जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी इंडिया थी, अब हमको मिल गई आजादी, सॉरी इंडिपेंडेंस, तो हम क्या होगा पोस्ट कॉलोनियल। अब हम क्या बोलेंगे, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, कि कॉलोनाइज होने के बाद का इंडिया कैसा था, है ना, तो पोस्ट कॉलोनियल। फिर उसके बाद उसमें एक वर्ड और जुड़ गया फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म सबको पता है, तो ये ऑप्शन सही है। बी फैक्टर जैसे कल्चर हो गए, एथनिसिटी हो गया, ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन को किस हद तक वंचित रखा जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, उनके कल्चर पे। अगर हाई कल्चर की वुमेन है, किसी बड़े कल्चर से आती है, बड़ी जनरल एथनिसिटी उनकी अच्छी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जैसे एक वुमेन दिल्ली में रह रही है और एक किसी गांव में रह रही है, ठीक है, राजस्थान के किसी गांव में, तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका मार्जिनलाइजेशन, तो जो कि सही बात है। देन सी ऑप्शन, पोस्ट कॉलोनियल जो फेमिनिज्म है वो हिस्टोरिकल नॉलेज जो है कॉलोनियलिज्म की, उसको सिचुएट करता है विद द रिगार्ड टू कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन। तो जब हम कॉलोनियलिज्म को समझते हैं किसके लेंस से, फेमिनिज्म के लेंस से, जब हम कॉलोनियलिज्म को समझते हैं तो हम वहाँ पे ये भी देखते हैं, ये नहीं देखते कि कॉलोनियलिज्म था, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे तो हमारे साथ कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हम पे क्या क्या किया जाता था, ठीक है, क्या क्या मतलब मानहानि की जाती थी। लेकिन हमें ये समझते हैं कि उस केस में जो वुमेन्स थी उनको कैसे पॉलिटिकल ऑपरेशन फेस करना पड़ता था, उनके लिए क्या इकोनॉमिक ऑपरेशन था, क्या उनके लिए कल्चरल ऑपरेशन क्या क्या उनको फेस करने पड़ते थे, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ते हैं।
ऐसा पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म में होता है। तो ऑब्वियसली होता है कि नहीं? यस होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। देन डी ऑप्शन इज, ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है वुमेन को समझने के लिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है सिर्फ क्या हम फेमिनिज्म में या वुमेन के सबऑर्डिनेशन को समझने के लिए क्या सिर्फ पोस्ट कॉलोनियल देखेंगे? जो कॉलोनीज कभी कॉलोनी थी ही नहीं, क्या उसको उस अप्रोच से देखेंगे? नहीं, ऑब्वियसली देखेंगे। तो ये तो यूनिवर्सल अप्रोच तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट ये क्या कोई भी अप्रोच इकलौता ऐसा नहीं है जो कि यूनिवर्सल हो, जो हर जगह अप्लाई हो सकता हो। तो ये तो बहुत ब्लंट स्टेटमेंट। और फिर पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म जो है वो एक्सक्लूसिवली डिफरेंट है अदर फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म से। एक्सक्लूसिवली भी बहुत एक ब्लंट वर्ड हो गया कि एकदम ही अलग है। मतलब जितने भी फेमिनिज्म टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म हम पढ़ते हैं उसमें पोस्ट कॉलोनियल एकदम अलग है, उसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। अगर ओवरलैपिंग नहीं होती तो ये फेमिनिज्म ही नहीं होता। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं इस पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म में जो बाकी से ओवरलैप करते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है बेसिकली ये। तो ई भी गलत, दोनों ही ब्लंट स्टेटमेंट थी। चाहे आपको इसका आंसर नहीं भी आता होगा फिर भी आप डी और ई को बहुत ज्यादा ब्लंट स्टेटमेंट करके बहुत उसको रिजेक्ट कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी विल बी द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन है बाकी आपको मैंने समझा ही दिया, बस ये इज पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। तो ऐसी फेमिनिज्म की ब्रांच है जो हम जेंडर, रेस, कल्चर, पावर इन सब पे इंटरसेक्शंस को एग्जामिन करते हैं, फोकस करते हैं यूनिक एक्सपीरियंसेस पे, वुमेन स्ट्रगल पे पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में, और चैलेंज करते हैं कॉलोनियल लीगेसीज ऑफ ऑपरेशन। पोस्ट कॉलोनियल जो फेमिनिस्ट है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है वो हम कितनी बार कलर, जो वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर और रेस, उसको इग्नोर किया जाए, उसको इग्नोर करता है बेसिकली उस एक्सपीरियंस को। हु आर ऑफन डबली मार्जिनाइज्ड बाय देयर जेंडर एंड रेस। मतलब हमें एक तो हम वुमेन है, पहले तो हमारी वही गलती है क्योंकि हमको मैन के इंटीरियर समझा जाता है, मैन हमें ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा है। फिर हम वुमेन है और हमारा कलर ब्लैक है फॉर एग्जांपल, तो फिर हमारी वो डबल मार्जिनलाइजेशन हो गया। इसको हम बोलेंगे डबल मार्जिनलाइजेशन। एक तो मेल से ऑलरेडी डोमिनेटेड है, फिर हमारा कलर भी इतना अच्छा नहीं है, हम देखने में भी अच्छे नहीं है, तो उससे भी डोमिनेट आप फील करो। दूसरी जो वुमेन से और सुंदर है वो आपको उस नजरिए से देखेंगे कि यार ये तो अच्छी नहीं दिखती है। तो ये हो गया डबल मार्जिनलाइजेशन, जिसकी बात पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म करता है। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म दूसरे फेमिनिज्म को इस बात पे क्रिटिसाइज भी करता है कि तो जो बाकी फेमिनिज्म है वो सिर्फ मेन और वुमेन को देखता है, लेकिन वुमेन के अंदर भी तो अपने लेवल पे मार्जिनलाइजेशन है, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, उसको कोई इतना इग्नोर करते हैं मतलब बाकी, और इसको कोई इतना फोकस नहीं करता जो कि पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म ने किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है पोस्ट बिहेवियरलिज्म से, अगर आपको इसका डिफरेंस समझना है कि बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या डिफरेंस है, तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। जब आप मेरी ओपी गावा की सीरीज खोलेंगे तो ओपी गावा के आप अलग अलग लेक्चर्स में जाएंगे। एक लेक्चर है बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म में, उस लेक्चर का नाम यही है और वो ओपी गावा से मैंने पढ़ाया है, तो वो आप पक्का से देख लेना। तो वो आपको, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे होने वाले हैं तो अब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, पर हाँ ऑब्वियसली वो बहुत छोटा सा वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम बात आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पे। ये आपके सामने आपके 4 ऑप्शंस, आपको सोचना है इनमें से क्या करेक्ट है और क्या नहीं। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि जो सब्सटेंस जो है वो कंसीडरेशन से पहले आता है। तो सोशल चेंज जो है वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का मोटो है। फिर इट प्लीज फॉर द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन, ये कि जितने भी प्रोफेशन है उन सबका पॉलिटिसाइजेशन यानी कि राजनीतिकरण कर देना चाहिए। एंड डी टेक्निक्स ऑफ क्वांटिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चाहे आपको ये 3 नहीं भी पता, पर आपको डेविड ईस्टन की थ्योरी पता है, और डेविड ईस्टन जब बिहेवियरलिज्म की थ्योरी लेकर आते हैं तो उसमें वो टेक्निक्स और क्वांटिफिकेशन एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जो कि वो बिहेवियरलिज्म में यूज करते हैं। बिहेवियरलिज्म के 7 जो स्तंभ होते हैं, इनके 7 एलिमेंट्स आई गेस। तो उसमें पीक्यू था, तो ये आपका गलत हो जाएगा और एबीसी इज द राइट आंसर। वहां पे मैंने आपको सारे जो ट्रिक से याद भी कराया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो, और ये मैंने समझाया हुआ है उधर ही। तो ये हो गया कि बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड पॉइंट्स थे, ना कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड। डेविड ईस्टन की 7 नहीं सॉरी 8 थे, 8 फीचर्स थे बिहेवियरलिज्म के, और उसमें से उनको हम इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स बोलते हैं बिहेवियर मूवमेंट के। तो अगर आपको कभी ऐसा कीवर्ड दिखे कि इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन किसको बोला जाता है, तो बिहेवियरलिज्म को बोला जाता है। डेविड ईस्टन के जो 8 फीचर्स हैं उनको इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बोला जाता है। और जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है उसमें 7 पॉइंट्स थे। तो बिहेवियरलिज्म के 8 फीचर और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 फीचर्स। अगर आप ये 8 और ये 7 फीचर्स आप पीवी के और ये बी के याद कर लेते तो पूरा आपको बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म समझ आ जाएगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बिहेवियरलिज्म के 8 फीचर्स और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 फीचर्स जो है दोनों ही डेविड ईस्टन ने दिए हैं। जो उन्होंने गलतियां की बिहेवियरलिज्म में उनसे उन्होंने सीखा, और
पोस्ट बिहेवियरिज्म को खुद ही लेकर आए, ठीक है। तो पहला इंसान देखा जो अपने खुद की गलती से खुद ही सीखा, खुद को ही क्रिटिसाइज किया उसने कि हाँ भाई डिमेरिट्स थे बिहेवियरिज्म में, मैंने कुछ ज्यादा ही चीजों को जनरलाइज कर दिया था। तो आप पोस्ट बिहेवियरिज्म पे वीडियो देख लो, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। और क्रेडो ऑफ रिलेवेंस इन्होंने बोला, उसको उन्होंने क्या बोला, बिहेवियरिज्म को इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स, इसको बोला क्रेडो ऑफ रिलेवेंस। क्रेडो होता है मतलब क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी किस क्या होती है जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं। तो ये ऐसे 7 प्रिंसिपल्स जो इन्होंने दिए, वो उन्होंने बोला कि ऐसे ये प्रिंसिपल्स हैं, इतने ये रिलेवेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, ये बहुत क्रेडिबल है, इस पे हम रिलाई कर सकते हैं। तो क्रेडो ऑफ रिलेवेंस मतलब बहुत बिलीफ है, सिस्टम ऑफ बिलीफ बोल सकते हो। और इसको इन्होंने ये भी बोला डिस्टिलेशन ऑफ मैक्सिमल इमेज, कि मतलब मैं जितना एक्सट्रैक्ट कर सकता था उतना मैंने किया। मैक्सिमल क्या होता है, एकदम लार्जेस्ट इमेज जो थी, जो लार्जेस्ट होप या जो लार्जेस्ट पोटेंशियल में अचीव कर सकता था बिहेवियरिज्म में, उसमें से जो मुझे लगा कि हाँ इससे ये चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, ये बेनिफिट हम ले सकते हैं बिहेवियरिज्म से, उतना मैंने लिया। ऐसा उनका कहने का मतलब है बेसिकली डिस्टिलेशन ऑफ मैक्सिमल इमेज। अब ये 7 पॉइंट्स हैं, तो शायद इसको मैं समझाऊंगी नहीं, एक बार बस पढ़ देती हूँ ताकि आपको उसमें समझ लेना। वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सटेंस जो है टेक्निक से पहले आता है, ये सोशल चेंज की बात करते हैं। देन यहाँ पे ये बात करते हैं रियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के ज्यादा कंसर्न होते हैं, उसमें सोशल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल क्राइसिस की बात करते हैं, फिर ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और प्लस वैल्यूज पे फोकस करते हैं कि वैल्यूज को हम पॉलिटिकल लाइफ साइंस से नहीं एलिमिनेट कर सकते, क्योंकि जो बिहेवियरिज्म था वो वैल्यू न्यूट्रल था, और यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रल नहीं था। उन्होंने बोला वैल्यू न्यूट्रल मेरा बोलना सबसे बड़ी गलती थी, पॉलिटिकल साइंस का भी वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकता, वैल्यूज उसमें जरूरी है। फिर वो पॉलिटिकल साइंस को एक्शन साइंस बोलते हैं, कंटेम्पलेटिव साइंस बोलते हैं, और प्रोफेशनल एसोसिएशंस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज खुद हैं वो कैन नॉट अपार्ट फ्रॉम स्ट्रगल ऑफ द डे, और वो खुद जितने भी यूनिवर्सिटीज है, कितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। पॉलिटिकाइजेशन होना प्रोफेशंस का वो तो इनएस्केपेबल है और डिजायरेबल भी है, कि हर चीज में पॉलिटिक्स तो होगी ही होगी, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ। तो डिजायरेबल भी है और इनएस्केपेबल, मतलब उससे आप उससे वंचित नहीं रह सकते, उसको होना ही होना है, इनएविटेबल भी बोल सकते हो। तो नॉर्मेटिव ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड आपको बताना है कौन कौन सी थिंकर्स हैं नॉर्मेटिव थ्योरी में जो मानते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, ए बी सी, बी सी डी, डी ई सी, ऐसे करके आप 3 ऑप्शन, और ए बी डी, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे ऑप्शंस तो हैं लेकिन वो नीचे लिखे हुए हैं तो आपको नहीं पता चलेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी और डी, दैट इज बेर्ट्रैंड, एरिक वॉगलिन एंड मिस साइमन। तो साइमन, वॉगलिन और जोवेनल, ये तीनों जो है नॉर्मेटिव थ्योरी से बिलोंग करते हैं। आपको एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव का अंतर तो पता ही होगा, बहुत बेसिक है, नहीं पता तो ओपिगावा से शुरू करो पढ़ना, वो बेस बनाता है। अगर ओपिगावा नहीं पढ़ी तो आपका कभी बेस नहीं बन पाएगा पॉलिटिकल साइंस का। बस हम यहाँ पे इसकी बुक पढ़ेंगे, पूरा नहीं। तो बर्ट्रैंड जोवेनल की जो बुक है वो है द प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, वॉगलिन की बुक है द न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। देन बात करें इनकी, ये है साइमन की अ जनरल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। तो साइमन जो है बहुत अथॉरिटेटिव है, बोलते हैं ना गो बैक साइमन गो बैक, तो क्योंकि वो बहुत अथॉरिटेटिव था इसलिए साइमन को भगा दिया, तो अथॉरिटी बुक उनके नाम में आ रहा है, और ये जनरल थे, ऐसा बोलते लिखो साइमन जो है जनरल है, ठीक है, जनरल डायल। तो जनरल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी इसकी बुक है, वॉगलिन का न्यू साइंस, कि आपने वॉगलिन से एक आपने नई साइंस का वायलिन बताया, वायलिन होता है जो बजाते हैं, तो नई वॉगलिन वायलिन से मैच कर रहा है, तो नए आपने न्यू साइंस का यूज किया और वायलिन नया वायलिन बनाया, ऐसा करके कुछ। और जॉमनिल का कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, बट बारटेंडर लग रहा है इसके नाम से ये, इसमें बहुत प्योर बारटेंडर है, हमेशा अपने जो भी बारटेंडिंग करता है बहुत प्योर तरीके से करता है, उसमें अल्कोहल मिक्स नहीं करता, तो बहुत अच्छा बारटेंडर है। तो प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसा करके आपको ट्रिक याद हो सकती है, तो इट्स वेल एंड गुड। और नॉर्मेटिव क्या होता है, ऐसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, आइडियलिस्टिक थोड़ा। एम्पेरिकल जो है हमेशा फैक्ट्स पे बात करते हैं, ये मैंने बहुत बता दिया, और वैसे मैंने ओपिगावा की सीरीज में भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। मैच द फॉलोइंग, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर इट। So the correct answer is answer number 4, that is political science of philosophical analysis G.B. Dyke की है, political science and theory of action जॉन गनल की है, अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बर्नार्ड क्रीक, और सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस हेंस ऑलियो, ठीक है। तो इनका कोई ये बुक है, ये भी आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल्स और ये दोनों बुक है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस ऑफ फिलोसफिकल एनालिसिस वी डाइक, तो डाइक ने हमने डाइक मारी, किसमें फिलोसफी में डाइक मारी, एंड देन गनल, गनल का
क्योंकि हम गन है तो हमारे पास एक्शन को होगी, क्योंकि एक्शन हीरोज जो होते हैं उनके पास क्या होती है, गन होती है। तो गनल थ्योरी ऑफ एक्शन। बर्नार्ड क्रीक, क्रीक के बाद ये अमेरिकन साइंस से, और सेगमेंट्स ऑफ हेंस, ये है हेंस एयोकी। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बट बाकी दो की ट्रिक मुझे आई तो मैंने बता दिया, बाकी कुछ चीजें आपको खुद से भी याद रखनी पड़ेगी। यूनिवर्सल सिस्टरहुड का जो क्लेम है वो किसने रिजेक्ट किया था? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्लैक फेमिनिस्ट। तो ब्लैक फेमिनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें कितनी बार बेल हुक्स से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो कुछ रीजंस हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि किन किन कारणों की वजह से जो ब्लैक फेमिनिस्ट थे उन्होंने यूनिवर्सल सिस्टरहुड का जो कॉन्सेप्ट था वो रिजेक्ट किया था। क्यों रिजेक्ट किया था? तो पहला पॉइंट इंटरसेक्शनलिटी। वो बोलते हैं कि अलग अलग वुमेन्स में इंटरसेक्शनल होती है। इंटरसेक्शन मतलब उनकी रेस अलग है, उनका जेंडर अलग है, उनकी क्लासेस अलग है, उनकी सेक्सुअलिटी अलग है वुमेन्स में भी, और बहुत सारी चीजें वुमेन टू वुमेन वेरी करती हैं। तो वो इंटरसेक्शनलिटी है। तो हम सबको यूनिवर्सल सिस्टरहुड के अम्ब्रेला में नहीं गैदर कर सकते कि हाँ भाई हम सारी सिस्टर हैं, सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर है। नो, क्योंकि उनकी रेस अलग है, जेंडर अलग है, क्लास अलग है, इसलिए वो यूनिवर्सल सिस्टरहुड का आइडिया रिजेक्ट करते हैं ब्लैक फेमिनिस्ट। देन फिर एक्सक्लूजनरी थ्योरी, सॉरी एक्सक्लूजनरी हिस्ट्री। तो एक्सक्लूजनरी हिस्ट्री जो है वो ये बोलते हैं कि कुछ वुमेन की हिस्ट्री अलग रही है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में उन्होंने कलर के बेसिस पे अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन देखा है, जस्ट बिकॉज वो पुअर थी, मार्जिनलाइज्ड थी, ठीक है, तो उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखा है। और कुछ वुमेन जो थी अपर कास्ट वुमेन थी, वो वाइट थी, ठीक है, मिडिल क्लास थी, तो उनकी हिस्ट्री अलग है। तो आप अब ये दोनों की हिस्ट्री अलग है, तो आप इसको किसी एक अम्ब्रेला में यूनिवर्सल सिस्टरहुड के नाम पे तो नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे सारी बहनें हैं, यूनिवर्सली वुमेन जो है वो एक ही है। तो हिस्ट्री अलग होती है, एक्सक्लूजनरी हिस्ट्री होती है, इसलिए आप यूनिवर्सल सिस्टरहुड के पैमाने के अंदर इसको नहीं डाल सकते, इसलिए इस बेसिस पे भी वो रिजेक्ट करते हैं। वही सारी बात यहाँ लिखी है जो मैंने समझाई कि वुमेन ऑफ कलर कुछ मार्जिनलाइज हिस्ट्री था, और कुछ वुमेन का ऐसा वाइट एक्सपीरियंस, वो जो वाइट वुमेन थी उनके एक्सपीरियंस अलग थे, वो मिडिल क्लास वुमेन हुआ करती थी, उनकी अपनी अलग स्ट्रगल थी, ठीक है, और ब्लैक वुमेन की अपनी अलग स्ट्रगल थी, तो इसको आप यूनिवर्सल सिस्टरहुड में नहीं डाल सकते हो। फिर पावर डायनेमिक्स एंड प्रिविलेजेस, थर्ड उनका पॉइंट ऑफ रिजेक्शन था, पावर डायनेमिक्स एंड प्रिविलेजेस। वही सेम बात लिखी हुई है कि व्हाइट वुमेन के जो एक्सपीरियंस है वो ब्लैक वुमेन के एक्सपीरियंस से अलग थे, उनकी पावर डायनेमिक्स अलग थी, उनके व्हाइट वुमेन के पास ज्यादा प्रिविलेजेस होते थे, ऑल्दो वो भी स्ट्रगल कर रही थी एज अ वुमेन, मेल तो उनको हमेशा डोमिनेट करते ही थे, पर क्योंकि वो व्हाइट थी थोड़ा सा उनके पास एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू ब्लैक वुमेन, जिनके साथ डबल मार्जिनलाइजेशन होता था। और यूनिवर्सल सिस्टम का कांसेप्ट क्या कहता है? वो होमोजेनिटी की बात करता है कि जो सारी वुमेन्स है उन्होंने सेम स्ट्रगल फेस किया है, सेम एक्सप्लॉयटेशन फेस किया है, होमोजीनियस है, ठीक है, सेम होमोजीनियस मतलब सेम, तो सेम एक्सपीरियंस फेस किया है, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, सबकी अलग रियलिटी होती है, सबका जेंडर चाहे अलग हो, मतलब जेंडर चाहे सेम हो, लेकिन रियलिटी सबकी अलग होती है। तो इसमें कौन कौन से थिंकर्स आते हैं जो फेमस है? बेल हुक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोरिया जीन वैटकिंस भी बोलते हैं, इनका असली नाम ग्लोरिया जीन वैटकिंस था, बाद में इनका जो निकनेम है वो बेल हुक्स के नाम से जानी फेमस हुई थी। देन पेट्रिका हिल कॉलिंस, ये मैंने आपको एंड्रयू हेड की बुक में सारे थिंकर्स विद देयर बुक्स और सब कुछ मैंने आपको याद करा रखा है, टाइम हो तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, पीवाईक्यू सीरीज में इनफ है। ऑड्रे लॉर्डे है, किम्ब्रिल है, किम्ब्रिल क्रॉन्शॉ, ये इंटरसेक्शनलिटी का टर्म देती है अगर याद होगा। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में इंटरसेक्शनलिटी और रेस की वेव आती है, तो थर्ड वेव से ये रिलेटेड है थिंकर। फिर एंजेलिया डेविस, तो ऑड्रे लॉर्डे, किम्ब्रिल क्रॉन्शॉ, पेट्रिका हिल कॉलिंस, ये सारी आप ब्लैक फेमिनिस्ट है। तो इनको आपके इनको नहीं, आपको इनके नाम याद रखना है, मैं कह रही हूँ इनको आपके नाम याद रखना है। ओके, तो हु इज रिलेटेड विद द अराइवल ऑफ जियोनिस्ट मूवमेंट एंड जियोनिस्ट कांग्रेस? तो जियोनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड कौन से थिंकर हैं? तो इसका मेन फिगर है थियोडोर हर्जल। ये जो क्वेश्चन है ये चैलेंज भी हुआ था, बहुत लोगों ने इसको चैलेंज किया था। तो थियोडोर हर्जल, क्योंकि आंसर की गलतियां रखी थी, तो लेट 19th सेंचुरी में ये पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट था, किसके लिए? जूस होमलैंड बनाना है पैलेस्टीन को। ये मूवमेंट इसलिए लड़ा गया था कि जो पैलेस्टीन है वो जूस के कब्जे में हो, ठीक है, यहूदी वहां पे रहेंगे, और ये जो पैलेस्टीन है इकलौता जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ जूस के रहने की जगह होगी और कोई नहीं होगा वहां पे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये मूवमेंट चलाया गया था पैलेस्टीन को हटाने के लिए। बेसिकली पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट था, लेट 19th सेंचुरी का था, ये भी याद रखना। और फिर इसके अलावा इसमें और मूवमेंट में कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस ये मेन थिंकर है, और इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल जियोनिज्म भी बोलते हैं, जिन्होंने प्रमोट किया था इस मूवमेंट को।
और जो जियोनिस्ट कांग्रेस थी, जो एक कीवर्ड आपके क्वेश्चन में मेंशन था, उसको हम वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस भी बोलते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जियोनिस्ट मूवमेंट के साथ। ये पहला कांग्रेस है जो कि बेसल स्विट्जरलैंड में थी 1897 में, और इस कांग्रेस को किसने बनाया था? थियोडोर हर्जल ने ही बनाया था। तो जियोनिस्ट कांग्रेस, जियोनिस्ट मूवमेंट, दोनों में ये इनका नाम बहुत फेमस रहा है। और ये पहली जियोनिस्ट कांग्रेस थी, कहाँ थी? अगली बार क्वेश्चन आ सकता है, बेसल स्विट्जरलैंड में। बस यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने फर्स्ट किए जिसोमलैंड के लिए वही सारी बातें लिखी हुई है। अब मार्च और जून में जितने पीवाईक्यूज आए थे 2023 में, वो खत्म हो चुके हैं। बचे हमारा दिसंबर के पीवाईक्यूज 2024 का एक क्वेश्चन था बस पॉलिटिकल थ्योरी का, वो भी हमारा डब्ल्यूपीटी से ओवरलैपिंग है, तो हम डब्ल्यूपीटी में ही कर लेंगे। और 2025 की जो पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस थे वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुश्किल से 30-40 मिनट्स का वो लेक्चर होगा बस। तो आज के लिए इतना काफी, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, तो आई विल नॉट एक्सटेंड दिस लेक्चर मच मोर, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, और हम जब दिसंबर के क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आधा घंटा और आराम से इसमें जाएगा। तो अभी लेक्चर को इतना ही रखते हैं, आई एम ऑल्सो टायर्ड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट।